गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका इस चैनल पे और उम्मीद करती हूँ कि आपको संग्राम मैराथन और आज है आपका महा मैराथन दैट इज बिलोंग्स टू ओनली टू आवर्स या मोर देन 2 आवर्स। 2 घंटे की भी हो सकती है, 2.5 घंटे की भी हो सकती है, दैट डिपेंड्स। और उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे इस 2 घंटे के लिए पूरी तरह से झेल सकते हैं। और अगर बोर करूँगी तो माफ़ी चाहूँगी, बट आई थिंक दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सपेक्टेड हैं, नॉट श्योर कि आएंगे बट एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो आपका पीछे पेपर हुआ है डेटा एंट्री ऑपरेटर पेपर, दैट्स टोटली एनालिसिस ऑफ पेपर कोड 367, मतलब जो 2017 में पेपर हुआ था उसकी एनालिसिस है। वो सारे क्वेश्चंस मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो देखिए जेओए का लेवल कैसा जाएगा इस बार। हम अगर ये सोचेंगे बहुत एडवांस जाएगा तो हो सकता है एडवांस भी जाए, हो सकता है लाइट भी जाए। आज हम बड़ी एडवांस तैयारी करें और पेपर आए लाइट, तब भी हम सोचेंगे, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि कैसा पेपर डालते हैं। ठीक है, बट हमें जो है तैयारी हर वे से रखनी पड़ेगी। मैं अपनी तरफ से, मैं एज यूजुअल हमेशा कहती हूँ कि अपनी तरफ से मैं तैयारी करवा लूँ, बाकी ये आपकी तैयारी है। क्वेश्चंस आ गए तो अच्छी बात है, अगर बाय द वे नहीं आए तो आप ऐसे बोलोगे कि मैम आपको पढ़ाया कुछ नहीं आया, लेकिन कोशिश पूरी है, कुछ ना कुछ तो आएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज भी आपकी सेकेंड क्लास हो जाए। अभी आप कितने बजे की ख़त्म होती है दैट डिपेंड्स, और अगर है तो आप थंबनेल्स जरूर चेक कर लेना। चैनल पे 7 बजे की क्लास होगी, चाहे वो मुझे हिमाचल जी के कम आपका एक एक्स्ट्रा सेशन ऑफ हिस्ट्री पॉलिटी लेना पड़ेगा, या फिर एक हिमाचल का 1 घंटे का टेस्ट जरूर होगा। 7 से 8 की क्लास, चाहे मुझे कैसे भी करके वो क्लास भी जो है अगर हो सकती है, टाइम पे डिपेंड करेगा क्लास कितने बजे ख़त्म होती है। तो 7 से 8 की क्लास को भी एक बार चेक कर लेना कि हो थंबनेल लगा है या नहीं लगा लास्ट में, क्योंकि जैसे ये क्लास खत्म होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम कि ये कितने बजे खत्म होती है उसके बाद। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशंस अच्छे लगे। आज के क्वेश्चंस जो हैं ये कुछ रीसेंट पेपर्स के हैं, कुछ पुराने पेपर्स के हैं, मिक्स एंड मैच है। तो इन क्वेश्चंस को जरूर देखना। टोटली एक्सप्लेनेशंस भी होगी, कई जगह एक्सप्लेनेशंस भी नहीं है, बेसिकली मैराथन क्लास है। और आपसे सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि अगर आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक द सेशन, शेयर द सेशन एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जितने भी लोग हैं उनसे रिकमेंड कीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो देखते हैं कि आज कितने कैंडिडेट्स जुड़ते हैं। देखिए जब मैं देख रही थी, कल थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो कल जब मैंने देखा तो 9 कैंडिडेट्स देख रहे थे। इट्स एक पॉइंट पे ना ये लगता है शायद आप बोर हो रहे हो, बट अगर आपको अच्छा लगता है तो सिर्फ आपका एक शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन मेरी मोटिवेशन है इस टाइम पे। बाकी अगर पेपर आ गया तो वो सबसे बड़ा डबल बूस्टर होगा कि हाँ पढ़ाया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पेपर की टेंशन इससे ज़्यादा हमें है, मुझे है कि आपका क्या आएगा, क्योंकि अगर आ गया तो मुझे भी खुशी होगी कि मेरा पढ़ाया कुछ आया। पर अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी, लेट्स सी कि क्या होता है। ठीक है, और हाँ जिसका पेपर हो जाता है प्लीज़ 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 एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही पेपर होता है प्लीज़ शेयर इट ऑन माय आईडी, और पेपर का जो स्क्रीनशॉट हो वो प्रॉपरली खींचना या पीडीएफ प्रॉपरली भेजना, ताकि मैं उसकी प्रॉपरली आपके आगे रख सकूं, क्योंकि फिर आपको कभी स्क्रीन ना दिखे, कुछ ना हो। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसका भी पेपर पहले हो, मतलब पेपर तो आप एक ही टाइम पे निकलोगे जैसे ही होता है, इतना सा रिक्वेस्ट कर लेना कि एक पीडीएफ जो है मुझे भेज देना, ताकि मैं आपको सॉल्व करके वो पेपर आपके आगे रख सकूं। ठीक है, पर इससे पहले एक और चीज़ मैं कहूँगी कि जैसे एक्सेल है, इन सारी चीज़ों को पढ़ के जाना, कोई चीज़ छोड़ के मत जाना। ठीक है, हर लेवल से तैयारी करके जाना भाई। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, स्क्रीन आपको दिख रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेंजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ वंस, ठीक है, और जीरोस टू द कैरेक्टर दैट अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड इज। ये क्वेश्चन अभी आपका एक कंप्यूटर प्रोग्रामर का पेपर हुआ है और एक डेटा एंट्री का पेपर हुआ है, उनमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्या पता आपके पेपर में भी इस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएं, तो आप इन क्वेश्चंस को भी देख कर चलना।
तो लेवल ऐसा है, बस आपसे एक ही लाइक शेयर है कि आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चेंजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज ऑफ वंस और जीरोस टू द कैरेक्टर दैट अ पर्सन कैन अंडरस्टैंड इज कि एक और जीरो की कंप्यूटर भाषा को ऐसे अक्षरों में बदलना जो एक व्यक्ति समझ सकता है, वो क्या होती है। देखिए हाइलाइट्स, हाइलाइट्स क्या करते हैं, हाइलाइट्स होते हैं बॉर्डर। हाइलाइट्स क्या होते हैं, किसी चीज को हाईलाइट करना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एच। ठीक है, एक और की याद रखना, कंट्रोल प्लस एच इज रिप्लेस, कंट्रोल प्लस एफ इज टू फाइंड, ये भी आता है। लेकिन अगर हमने किसी भी अक्षर को हाईलाइट करना है तो हाईलाइट मीन्स टू एक्सप्रेस या टू मेक द अपीयरेंसेस गुड, मतलब किसी चीज को इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट क्या होती है, जहां पे हम किसी चीज को प्रेजेंट कर सकते हैं। डी कोड या एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट होता है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को आगे चलाना। तो आंसर क्या आएगा, आंसर इज डी कोड। देखिए जो भी, अगर कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर जो है उसमें क्या चलती है हमारी, कोडिंग। ठीक है, कंप्यूटर क्या करता है, कोड करता है, लेकिन कोडिंग लैंग्वेज को हमारे तक पहुंचाना इज कॉल्ड डी कोडिंग। तो यह जो डी कोडिंग है कि 1 और 0 जो उनकी बाइनरी डिजिट्स हैं, उन डिजिट्स को आगे हमारे तक एक तरह से प्रेजेंट करना, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है, हमें वो मैनिपुलेट करके दे रहा है, यानी कोडिंग को क्या करके दे रहा है, डी कोड करके दे रहा है। दैट इज द आंसर। हाउ मैनी बिट्स इन अ बाइट, हाउ मैनी बिट्स, भाई कितने बिट्स होते हैं एक बाइट पे, 8, 32, 64 या 128। तो एक बाइट के अंदर एक बिट 8 बिट के, तो एक बाइट के अंदर कितने होते हैं, 8 बिट्स। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है कंप्यूटर की, बिट्स, जो कि किस पे बैठती है, 0 और 1। कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज समझता है। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट कोड। क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट कोड। और हम क्या फॉर्म, क्योंकि हम तक जो, हम अगर कोई चीज लिख रहे हैं कंप्यूटर पे तो वो अपनी कोडिंग लैंग्वेज में दे रहा है, लेकिन उस कोडिंग लैंग्वेज को मैनिपुलेट करना इज डी कोडिंग। तो ये भी समझ लीजिए, 32, 64, 128। अगर हम वैसे याद करें तो IP6 इज 128, IP4 इज 32, 64 बिट्स भी होता है। द स्पीड ऑफ योर नेट एक्सेस इज डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ, जो स्पीड है आपके नेट की, उसको हम किस पे करते हैं, रैम। रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी और टेम्पररी मेमोरी, ठीक है, मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, जो आपकी उसी टाइम पे यूज होती है जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो। मेगाहर्ट्ज, किलोबाइट्स पर सेकेंड या मेगाबाइट्स। देखिए मेगाबाइट्स नहीं है, ठीक है, मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज, पहले तो ये समझ लो, या हर्ट्ज। दिस इज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, स्पीड ऑफ द प्रोसेसर यानी सीपीयू। और स्पीड जो भी होती है उसको हम किस पे मेजर करते हैं, क्लॉक, उसकी साइकिल को क्या बोलते हैं हम, क्लॉक साइकिल। और एक जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा एक्सेस। तो जो सीपीयू की स्पीड होती है वो मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज या हर्ट्ज। तो ये ऑप्शन गलत, ठीक है। तो आंसर इज KBPS। जो हमारा नेट होता है उसको हम कितने पे एक्सेस करते हैं, KBPS। इन अ कंपाइलर लीनियर एनालिसिस इज कॉल्ड एज, जो आपकी कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या होता है, जो मिड हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी मिड लेवल लैंग्वेज में। उसके लिए टेस्टिंग चाहिए होती है। टेस्टिंग होता है टू डायग्नोज करना, ठीक है, मतलब टू चेक करना। टेस्टर्स चाहिए होते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस, स्कैनिंग या बोथ B and C। देखिए लीनियर एनालिसिस क्या होती है, लेक्सिकल एनालिसिस भी बोलते हैं, जिसमें हम फटाफट डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। स्कैनिंग क्या होता है, जैसे आपने डॉक्यूमेंट डाला, वो डॉक्यूमेंट आपके रीडर जो कैरेक्टर्स है उसको प्रोड्यूस करेगा, फिर उनको टोकन्स में चेंज करेगा और उसके बाद उसको इंटरप्रेट करेगा। तो जो लीनियर एनालिसिस होती है वो आपकी लेक्सिकल भी होती है और स्कैनिंग भी होती है। तो आंसर इज बोथ B and C। अगर आपको मैं लीनियर उसका बता दूं तो लीनियर
जो है आपकी, देखिए आपका सिस्टम जो आपके कैरेक्टर्स को प्रोड्यूस कर रहा है उन कैरेक्टर्स को तोड़ रहा है, यानी उन कैरेक्टर्स को टोकन्स की फॉर्म में ले रहा है। वो जो टोकन्स की फॉर्म में लेगा उसको कौन कंप्यूटर यूज करेगा। तो जो लीनियर और लेक्सिकल एनालिसिस है वो किस पे डिपेंड करेगी, लीनियर पे भी और आपकी स्कैनिंग पे भी, बोथ बी एंड सी। एक आती है जब स्कैनिंग हो जाती है तो उसके बाद आती है पार्सिंग। पार्सिंग क्या होती है, पार्सिंग का मतलब होता है छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ना। पहले वो चीज़ों को लेगी और फिर उसके बाद छोटे छोटे कंपोनेंट्स में तोड़ना इज कॉल्ड पार्सिंग, जिसको हम पार्स ट्री भी बोलते हैं। तो ये भी चीज़ इसी में आती है। तो टेस्टिंग, टेस्टिंग क्या होता है, जस्ट टू आपका चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चंस है, आई होप कि आप, एक आपका क्वेश्चन स्लाइड है और एक आपकी और पेपर से लिए गए स्लाइड्स है जिसमें एमएस वर्ड के क्वेश्चंस भी हैं। तो आप इन सेशंस को देखिए एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एमएस वर्ड ऑटोमेटिकली चेंजेस फॉन्ट कलर ऑफ, जब एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड इज द डॉक्यूमेंट, एमएस वर्ड क्या है आपका डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट की फाइल एक्सटेंशन होती है डॉक्स। एमएस वर्ड क्या है, एमएस वर्ड में जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, तो उन एमएस वर्ड्स में ऑटोमेटिकली हम क्या उसका जो कलर है, हम कुछ टाइप कर रहे हैं और उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, तो वो क्या होगा, ईमेल एड्रेस, वेब एड्रेस, मेलिंग एड्रेस इन यूएस या बोथ ए एंड बी। तो ऑब्वियसली जब हम, आपने देखा होगा जब हम एमएस वर्ड में मेल डालते हैं, मेल का आइकन डालता है उसका कलर ब्लू हो जाता है, वेब एड्रेस डालते हैं तब भी उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो आंसर इज ईमेल एड्रेस एंड आपका वेब एड्रेस। तो ऑप्शन क्या आएगी आपकी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एमएस वर्ड दैट इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स कैटेगराइज्ड ऑप्शंस इज। अगर एक स्क्रीन एलिमेंट है, ये आपकी स्क्रीन एलिमेंट है, टाइटल, आपका टाइटल जो भी आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल है उसके पास आपकी कैटेगराइज्ड ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। इन कैटेगराइज्ड ऑप्शन में क्या क्या होता है, मेन्यू बार होता है, यस होता है, टूल बार भी होता है और स्टेटस बार भी होता है। ये सारी चीजें टाइटल मतलब बिलो द टाइटल, टाइटल का जैसे ही टाइटल के नीचे हमें क्या मिलता है, मेन्यू भी मिलता है, टूल बार भी मिलता है और स्टेटस बार भी मिलता है। स्टेटस बार नीचे होता है, लेकिन स्क्रीन, यहाँ पे बात हुई है स्क्रीन एलिमेंट ऑफ एमएस वर्ड, पूरा स्क्रीन एमएस वर्ड का पूरा स्क्रीन एलिमेंट में स्टेटस भी होगा, टूल बार भी होगा। अगर वो पूछते सिर्फ टाइटल में, अगर आपके एमएस वर्ड के टाइटल के नीचे क्या होता है, देन मेन्यू बार। तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। हाउ मेनी अलाइनमेंट्स आर देयर इन एमएस वर्ड, कितनी अलाइनमेंट्स होती हैं, 3, 4, 5 या 2। एमएस वर्ड में कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले लेफ्ट, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस आर इज राइट, कंट्रोल प्लस जे इज जस्टिफाई, कंट्रोल प्लस ई इज सेंटर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब कितनी हुई, 4। तो आंसर क्या आएगा आपका 4। In MS Word, you can use styles to make copies of the documents, save changes to the documents, delete text in the documents या फिर format documents। की अगर आपने MS Word में स्टाइल्स को चेंज करना है, अगर आपने देखा होगा कभी हम अपना स्टाइल चेंज करते हैं, दैट चेंजेस आर लुक्स, ठीक है। तो स्टाइल को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपीज बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स की। जो स्टाइल चेंज होता है वो डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज बनाने के काम आता है, नहीं आपकी डॉक्यूमेंट्स को चेंज करने का काम करता है, नहीं आपका टेक्स्ट को डिलीट करने का काम करता है, नहीं। देखिए ये क्या करता है, ये आपका डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट, जब भी आप स्टाइल चेंज करते हो आपका क्या चेंज होगा, फॉर्मेट्स, क्या चेंज होगा आपका फॉर्मेट्स। तो यहाँ तक क्लियर है। देखिए कॉपीज बनाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस सी करना पड़ेगा, डिलीट फाइल को जो है डिलीट कर दिया टेक्स्ट, और चेंजेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस एस। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक किस किस के क्वेश्चन सही हैं भाई, किस किस के क्वेश्चन सही हैं। नेक्स्ट, इन MS Excel इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर। MS Excel क्या करने के काम आता है, आपका डेटाबेस, स्प्रेडशीट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट या स्लाइड प्रेजेंटेशन। देखिए मैं यहाँ से चलती हूँ, आपकी PPT जो होती है दैट इज स्लाइड प्रेजेंटेशन,
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो होता है दैट इज MS वर्ड, ठीक है। स्प्रेडशीट्स या आपका डेटाबेस, डेटाबेस DB होता है, आंसर इज स्प्रेडशीट्स। और MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी शीट्स होती हैं? 3। कितनी होती हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ चलिए अब ये बताइए, अनदर वर्ड फॉर ग्राफिक्स फॉर द वर्ड प्रोसेसर इज, वर्ड प्रोसेसर का ग्राफिक्स, जो ग्राफिक्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आपका हाईलाइट, एग्जीक्यूट, पेरिफेरल या फिर क्लिप आर्ट। तो जो आपके पेरिफेरल्स होते हैं दीज आर ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे आपके जितने भी डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, तो उसमें आपका पेरिफेरल तो आया नहीं, ठीक है। हाईलाइट मैंने अभी आपको बताया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग नहीं, एग्जीक्यूटिंग क्या होता है? किसी इंस्ट्रक्शंस को आगे फंक्शनिंग करना, दैट इज एग्जीक्यूशन, तो ये भी नहीं आएगा। आंसर इज क्लिप आर्ट। आंसर क्या है आपका? क्लिप आर्ट। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द पार्ट ऑफ डेटाबेस दैट होल्ड्स वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन? इसमें से आपका कौन सा डेटाबेस है जो सिर्फ एक ही तरह की इंफॉर्मेशन लेकर चलता है? रिपोर्ट, फील्ड, फाइल या रिकॉर्ड? देखिए रिपोर्ट क्या होती है? दैट इज योर प्रेजेंटेशन। रिपोर्ट जो कि किसी भी डेटाबेस की फाइनल आउटकम है, दैट इज योर रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट तभी आएगी जब फाइल बनेगी, ठीक है। फाइल बन गई फिर रिपोर्ट प्रेजेंट होगी। फील्ड्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ टेबल्स, टेबल्स यानी कॉलम्स। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? दैट इज योर रोज और टपल्स भी बोलते हैं। अब फील्ड की कलेक्शन क्या बनाती है? रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स की कलेक्शन क्या बनाती है? फाइल। और फाइल की कलेक्शन क्या बनाती है? आपकी रिपोर्ट। दिस इज द कंप्लीट हियरार्किकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पूछा है कि डेटाबेस एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन किस पे लेकर चलता है? आपका फील्ड्स पे। पहली चीज यहाँ से बार बार रिपीट कर रही हूँ, डेटाबेस DB, डेटाबेस जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को देते हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन द टोटल एक्चुअल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड। और अगर आप में रियल वर्ल्ड एंटिटीज जो होती हैं, देखिए इसमें क्या वर्ड है? एंटिटीज। एंटिटीज इज रियल ऑब्जेक्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एट्रीब्यूट्स, और एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं? आपके कॉलम्स। एट्रीब्यूट्स क्या हैं? आपके कॉलम्स। कॉलम्स को हम बोलते हैं टेबल्स या फील्ड्स, ठीक है। और ये क्या कहलाती है? कलेक्शन ऑफ टेबल इज कॉल्ड डिग्री। फील्ड्स एंड टेबल्स की कलेक्शन को बोलते हैं रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? कॉलम, रोज, एंड नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड टपल्स। एंड जो भी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स या रोज जो हैं आपकी क्या बनाती है? कार्डिनैलिटी। और एक डेटाबेस का सबसे इंपॉर्टेंट डेटाबेस कौन सा है? रिलेशनल डेटाबेस, जो टोटल रिलेशंस पे डिपेंड करता है। और रिलेशंस क्या होते हैं? आपके टेबल्स। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? फील्ड्स। What do you call a computer on a network that requests file from another computer? आप उस कंप्यूटर को क्या कहोगे जो अपनी फाइल या किसी और से कंप्यूटर की फाइल मांग रहा है? क्लाइंट, होस्ट, रूटर या वेब सर्वर? सर्वर क्या होता है? सर्वर होता है जहां से हम एक्सेस ले रहे हैं। तो वेब सर्वर क्या होगा? जहां से हम, सर्वर जो है जो एक्सेस ले रहा है इंटरनेट से, वो तो है नहीं। रूटर कहाँ यूज करते हैं? नेटवर्क्स में, ठीक है। होस्ट क्या होता है? जहां पे होस्ट होता है जो एक्चुअली इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो एक इंफॉर्मेशन को दूसरी इंफॉर्मेशन तक लेकर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे फाइल्स की रिक्वेस्ट कौन करेगा? क्लाइंट। कौन करेगा? आपका क्लाइंट। की जो भी आपके रिक्वेस्ट कौन करता है? रिक्वेस्ट की, जैसे आपने देखा होगा क्लाइंट एंड सर्वर। सर्वर जो इंफॉर्मेशन देता है, क्लाइंट जो इंफॉर्मेशन को लेकर जाता है। मतलब सर्वर एक्सेस करता है, उस एक्सेस इंफॉर्मेशन को आगे लेकर जाना इज कॉल्ड क्लाइंट। तो यहाँ पे पूछा है उस कंप्यूटर नेटवर्क को आप क्या कहोगे जब आप फाइल्स किसी, आपने अनदर कंप्यूटर से लेनी है, तो अनदर कंप्यूटर इज सर्वर। उस सर्वर से अगर आपको फाइल्स लेनी है देन इट इज क्लाइंट। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड सॉफ्टवेयर? एक अच्छा सॉफ्टवेयर कैसा होता है?
सॉफ्टवेयर मेंटेनेबिलिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर फंक्शनैलिटी, या बोथ ए एंड बी। एक अच्छा जो सॉफ्टवेयर होता है उस पर डिपेंड करता है उसकी रिलायबिलिटी, उसकी मेंटेलिटी, देन उसकी डेवलपमेंट, उसका ऑपरेटेबिलिटी, ये सारे उस पर डिपेंड करते हैं। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर उसकी मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है, सॉफ्टवेयर फंक्शंस पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, बोथ ए। डेवलपमेंट पे नहीं है, सॉफ्टवेयर जब डेवलप हो गया तो वो अच्छा सॉफ्टवेयर कब बनेगा, जब उसमें क्वालिटीज होंगी कि वो अच्छा चल रहा है, वो फंक्शन भी अच्छा कर रहा है, वो अच्छी रिलायबिलिटी दे रहा है, अच्छा ऑपरेशंस कर रहा है, उसको इजीली अवेलेबल है। ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब बताइए, Which of the following was the first spreadsheet on microcomputer? सबसे पहली स्प्रेडशीट माइक्रो कंप्यूटर में क्या थी? लोटस 123। लोटस 123 इज द, ये भी एक्सेल शीट थी लेकिन इसको डेवलप किसने किया था, IBM ने। एक्सेल स्प्रेडशीट से स्टार कैल्क जो होता है, इट्स जस्ट टू इट्स द वे टू कैलकुलेट द एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटेशंस होता है, लेकिन ये कंप्यूटर में आपका जिसको बोल सकते हैं ना, कंप्यूटर से एक्सेस करना, ठीक है, नेटवर्किंग एक्सेस के बेसिस पे। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। आंसर इज विजी कैल्क। आंसर इज विजी कैल्क। और विजी कैल्क जो था ये कब डेवलप हुआ था, ये आपका डेवलप हुआ था 1979 में। कब हुआ था, 1979 में। नेक्स्ट आता है, द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेल इज। अगर हमें MS एक्सेल को स्टार्ट करना है तो हम कौन सी फाइल को यूज करते हैं, MS एक्सेल, ms.excel, MSXC, excel.xc या excel.com। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको ये पता होना चाहिए MS एक्सेल है क्या। MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपका पर्टिकुलरली बैलेंस शीट्स या स्प्रेडशीट्स बनाने के काम आता है। जो बैलेंस शीट्स और स्प्रेडशीट्स बनती है उसमें क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम्स। जो रोज होती हैं दैट इज अनलिमिटेड, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 1 6 4 5 7 6 अप्रॉक्सीमेटली इतनी है। जबकि कॉलम्स जो हैं वो A से लेकर XYZ जाते हैं। कॉलम और रोज की इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं हम, सेल। और सेल का जो है, सेल जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। सेल अगर हमें एक सेल से दूसरे सेल पे लिखना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करता है, डार्क वाइट बॉर्डर के साथ। सेल एड्रेस जो होता है, जो आपका सेल मतलब रोज और कॉलम्स में जो टाइपिंग होती है उसको बताते हैं सेल एड्रेस। फॉर्मूला बार क्या होता है, दैट इज योर्स A एंड कॉलम और रो को जो रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि MS एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, excel.e। A इज द, देखो कोई भी सेल एड्रेस लिखना है A और 1 है तो A इज द कॉलम और 1 इज द रो। अगर आपसे पूछा जाए A1 में कॉलम क्या है तो A इज कॉलम, 1 इज रो। नेक्स्ट आता है MS एक्सेल यूजेस अनदर नेम फॉर डेटाबेस, इट इज कॉल्ड एज। अगर MS एक्सेल जो है आपका अनदर नेम है डेटाबेस का तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिस्टिंग, ऑर्गेनाइजर, सीक्वेंसर या लिस्ट। लिस्टिंग होता है जो भी चीज़ आपने बनाई है उसको काउंट करना, ठीक है, तो ये नहीं होता। ऑर्गेनाइजर ऑर्गेनाइज करना नहीं होता। सीक्वेंसर क्या होता है, दैट इज द स्टेप बाय स्टेप उसको आगे चलाना। तो आंसर इज लिस्ट। आंसर क्या आएगा आपका, लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल इज XLR, EXE, EXL या XLS। तो फाइल एक्सटेंशन क्या होती है इसकी, XLS, दैट इज डॉट। PPTX किसकी होती है, ये होती है आपकी किसकी, पावर पॉइंट की। जो आपकी डॉक्स होती है दैट इज फॉर डॉक्यूमेंट्स। एक और चीज याद रखना, जब हम .com यूज करते हैं दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हम किसी भी वर्ल्ड की किसी भी चीज को वो कर सकते हैं। जब भी वर्ड IN आता है .in, दैट इज टोटली बेसिकली रिप्रेजेंटिंग इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये चीज याद रखना कि ठीक है। ORG जो होती है दैट इज ऑर्गेनाइजेशंस। IN is particularly for the institutions and .com is for all over the world। तो आंसर क्या आएगा आपका, XLS।
x। यहाँ तक किस किस को अच्छा लग रहा है? यहाँ तक किस किस को सेशन जो है वो पसंद आया है? विच इज़ नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसमें से इंटरनेट प्रोटोकॉल कौन सा नहीं है? HTTP। HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कौन फॉलो करता है? HTML लैंग्वेज, ठीक है, जो बेसिकली फॉर द वेब पेजेस होती है, ठीक है, HTML। तो ये नहीं है, जिसमें हमें क्या चाहिए? हाइपर लिंक्स चाहिए होते हैं, और ये हाइपर लिंक्स हमें कनेक्ट करते हैं, ठीक है, ये नहीं है। फाइल ट्रांसफर, FTP इज फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल्स को ट्रांसफर करती है। IP इज द इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपके पास बचा क्या? आंसर इज STP। विच इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी नहीं है? बेसिक, जावा, ट्यूरिंग या आपकी C++, ठीक है। तो अगर देखा जाए बेसिक, जावा, ट्यूरिंग, C++, ऑल आर आपकी जिनको आप बोल सकते हो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ऑल आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ट्यूरिंग भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। ट्यूरिंग जो होती है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मैं ट्यूरिंग के बारे में आपको बता दूं कि जो ट्यूरिंग है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है, ट्यूरिंग जो होती है ये आपकी क्या है? एक तरह से आपकी लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है, ट्यूरिंग लैंग्वेज भी है, जावा भी है और बेसिक भी है। बिगिनर और पर्पस, सिंबॉलिक, इंटरनेशनल कोड, देन आपका जावा, ट्यूरिंग, C++। तो इस ऑप्शन में जो है अगर देखा जाए तो कौन सी नहीं है? C++ भी है, ट्यूरिंग भी है, जावा भी है, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक भी है। तो हो सके ये पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, तो अगर ऑप्शन देनी है तो इसको देना, ठीक है। फिर भी किसी को डाउट होगा तो अगर मान लो ट्यूरिंग नहीं दिया है, बेसिक दिया है, जावा दिया, दीज ऑल आर आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बेसिक भी है, आपकी जावा भी है, C++ भी है, ट्यूरिंग भी है। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें बेसिकली आपका ट्यूरिंग आएगा, दैट इज पर्टिकुलरली फॉर द स्पेशलाइज्ड बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन को इसमें किसी को भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय IBM। यूनिक्स, डॉस, विंडोज या OS2। OS2 इज फॉर एप्पल, ये एप्पल के लिए होता है। विंडो आपका डॉस, दैट इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि किस पे डिपेंड करता है? CLI commands.com, इंटरनल कमांड्स के लिए, और एक्सटर्नल कमांड्स के लिए हम यूज नहीं करते हैं। यूनिक्स, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसको किसने बनाया था? AT&T ने, ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट, आपका IBM के द्वारा डेवलप किया गया क्या है? विंडोज। क्या है आपका? विंडोज। नेक्स्ट आता है बीटा टेस्टिंग इज कैरिड आउट बाय। देखिए बीटा टेस्टिंग दो तरह की टेस्टिंग होती है, अल्फा एंड बीटा। अल्फा जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होती है, ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशंस में होती है। बीटा टेस्टिंग जो ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होता है, जो कि प्रॉपरली बाहर की साइड के एप्लीकेशन बेसिस पे होता है। और अगर हमें सॉफ्टवेयर टेस्ट करना है तो अल्फा एंड बीटा करेंगे। अल्फा जो टेस्टिंग होती है उसमें जो टेस्टर्स होते हैं, दीज आर द ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी करता धरता, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, दीज आर द टेस्टर्स, और उन टेस्टर्स के बेसिस पे ही अल्फा टेस्टिंग होती है। अल्फा टेस्टिंग जो होती है उसमें आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है? वाइट एंड ब्लैक। बीटा टेस्टिंग ऑलवेज यूजर, देखिए वो यूजर्स एक्सेप्टेंस है, ये आपकी यूजर्स है। यूजर्स मतलब कि जो बीटा टेस्टिंग है इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई काम नहीं है, इसमें एक सारा काम यूजर्स का है, लेकिन बाहर, ऑर्गेनाइजेशन से बाहर। जैसे मान लो अल्फा टेस्टिंग, कोई भी प्रोडक्ट बना, पहली ये चीज समझ लीजिए अल्फा एंड बीटा में। अल्फा टेस्टिंग क्या होगी कि अगर कोई प्रोडक्ट निकालना है, जैसे मान लो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, उसकी अल्फा एंड बीटा देखिए। अल्फा टेस्टिंग क्या होगी कि जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसका आपको जो प्रोडक्ट आपने डिमांड कर दिया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो अल्फा टेस्टिंग क्या करेगी? उस ब्रांड को, जिस ब्रांड से आपने लिया है, उस ब्रांड के पास वो ब्रांड जो है चेक करेगा क्या ये पीस डिफेक्टेड तो नहीं है,
या फिर उसके बग्स तो नहीं है कुछ उसमें, मतलब अल्फा टेस्टिंग सिर्फ बग्स को पहचानती है कि कोई भी प्रोडक्ट को अगर बाहर लाना है, अगर प्रोडक्ट को बाहर लाना तो उससे पहले उसमें कोई एरर तो नहीं है। बीटा टेस्टिंग सॉफ्टवेयर में क्या करती है, सॉफ्टवेयर को जब आपका प्रेजेंट कर दिया, दैट इज बीटा टेस्टिंग, मतलब यूजर्स तक आ गया। जब तक यूजर से पहले पहले जब तक नहीं आया है, उसके एरर्स को चेक करना इज कॉल्ड अल्फा टेस्टिंग। तो ये जो है अल्फा टेस्टिंग, जिसने सॉफ्टवेयर बनाया वो सारी ऑर्गेनाइजेशन उसको देखेगी। और टेस्टर्स क्या होते हैं, टेस्टर्स भी होते हैं, डेवलपर्स भी होते हैं अल्फा टेस्टिंग्स, जो जिन्होंने डेवलप किया है सॉफ्टवेयर। लेकिन आपके बीटास क्या होंगे, जब प्रोडक्ट मार्केट में आ गया, दैट इज योर यूजर्स। तो ये क्या है, आपके यूजर्स। डेवलपर्स और टेस्टर्स, टेस्टर्स आर द एम्प्लॉयज मान के चलिए ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जस्ट, ठीक है। डेवलपर्स एंड दीज आर अल्फा टेस्टर्स। ये क्या है, अल्फा टेस्टिंग के लिए। और अल्फा टेस्टिंग हमेशा बग को फाइंड आउट करने के लिए होती है। और जो बीटा टेस्टिंग होती है ये यूजर्स बेस्ड होती है, जब प्रोडक्ट फाइनली आउटकम हो चुका है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफॉल्ट चार्ट टाइप ऑफ MS एक्सेल इज। अगर आपका देखा जाए MS एक्सेल का डिफॉल्ट टाइप क्या होता है, आपका रो चार्ट, लाइन चार्ट, हॉरिजॉन्टल चार्ट या कॉलम चार्ट। देखिए जो आपके डिफॉल्ट चार्ट्स होते हैं ना, इसमें वो कई तरह के होते हैं, पाई चार्ट आपका, देन ग्राफिक चार्ट, लीनियर चार्ट, लाइन चार्ट, रो चार्ट। लेकिन जो डिफॉल्ट होता है वो होता है आपका क्लस्टर्ड। कौन सा होता है, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। क्लस्टर्ड होता है और कॉलम चार्ट होता है। अ प्रोग्राम दैट इज यूज, देखिए रो चार्ट तो नहीं होगा, वो सिर्फ रोज को बताएगा, लाइन चार्ट नहीं होगा और हॉरिजॉन्टल भी नहीं होगा। तो क्या होगा, क्लस्टर्ड। क्लस्टर्ड होता है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। लेकिन ये क्या होता है, जो डिफॉल्ट टाइप होता है, कई बार आपसे कॉलम ना पूछ के क्लस्टर्ड पूछ लिया जाए, देन इट इज क्लस्टर्ड। अ प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेबसाइट्स इज कॉल्ड एज, आपका वो प्रोग्राम क्या कहलाता है जो वेबसाइट्स को देखता है। वर्ड प्रोसेसर्स, दैट इज MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये। और वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट्स, एक्सेल जहां पे आप बैलेंसेस बनाते हो। वेब व्यूअर नहीं, आंसर इज ब्राउजर। वेबसाइट्स को एक्सेस, जो प्रोग्राम आपकी वेबसाइट्स को चेक करता है वो क्या है आपका ब्राउजर। ब्राउजर क्या होता है, जो इंटरनेट को एक्सेस करता है। और सर्च इंजन, जहां से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, गूगल, एज, मोज़रेला, दीज आर द आपके ब्राउजर्स। और जो आपके सर्च इंजन है जैसे आपका क्रोम, राइट। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट आता है, वेब पेजेस आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स, वेब कंटेंट और आपका ऑल ऑफ दीज। देखिए वेब पेजेस, कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट का मास्टर क्या है, उसका कंटेंट। मास्टर ऑफ वेबसाइट इज उसका कंटेंट। आप वेब किसी भी, अगर गूगल में हम जो भी चीज़ें बोलते हैं गूगल कर लो, क्यों बोलते हैं, क्योंकि गूगल पे हमें हर चीज़ की इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है। इसका मतलब गूगल इज द मास्टर ऑफ द कंटेंट। अगर जो भी चीज़ें हमें कंटेंट वहाँ पे अच्छा मिल रहा है तभी हम गूगल कर रहे हैं। तो किसी भी वेबसाइट का जो भी चीज़ होती है वो उसका कंटेंट होता है। अगर कंटेंट अच्छा नहीं है तो वेबसाइट नल पड़ जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी वेब पेजेस क्या होंगे, वेब पेजेस बनाते हैं वेबसाइट्स। तो आपकी वेबसाइट्स या वेब पेजेस जो होंगे दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशंस, और ये इंफॉर्मेशंस हम लेते हैं। तो वेब कंटेंट, और हर वेबसाइट की बेस्ट चीज़ क्या है, उसका कंटेंट। तो ये भी हो सकता है वेबसाइट्स, वेबसाइट जहाँ से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं ये भी है, वेब पेजेस को ये भी कहा जाता है। और हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, यस इसको, क्योंकि हाइपर टेक्स्ट किस पे बैठता है, आपका HTML पे। और HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो हाइपर लिंक्स प्रोड्यूस करेगा, और ये हाइपर लिंक्स एक लिंक से दूसरे लिंक जोड़ेगा। तो ये भी है, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेब ब्राउजर्स। वेब ब्राउजर्स मीन्स जो ब्राउजर और सर्च इंजन में, जहाँ ब्राउजर होता है किसी चीज़ की परमिशन लेना, ऐसे समझिए। जब परमिशन ले ली उसके बाद उस चीज़ को खंगालना इज कॉल्ड सर्च, ठीक है। आपने किसी जगह की परमिशन ली है कि हमें जाना है, दैट इज योर ब्राउजिंग।
और जब आप उस जगह पे चले गए और जो आपने उसकी इन्फो उस चीज उन जगह पे जाकर उस चीज को जो फाइंड आउट किया, उसकी जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, दैट इज योर सर्च। सिंपल सी वे। आप किसी डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो और आप उस डिस्ट्रिक्ट से किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, उस डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन लोगे। जैसे ही आपने उस डिस्ट्रिक्ट की इंफॉर्मेशन ली तो उस डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जाना, पहले आप उसकी परमिशन लोगे, दैट इज योर ब्राउजर। और जब आप चले गए तो उसकी आपने इंफॉर्मेशन की क्या की है, सर्च की, जहाँ कलेक्शन की है। तो ब्राउजर जहाँ जब हम इंटरनेट से एक्सेस लेते हैं, उसके बाद जब हम इंफॉर्मेशन उससे गैदर करते हैं, दैट इज सर्च इंजन। तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द वेब ब्राउजर्स। देखिए पेंट तो नहीं होता, पावर पॉइंट, दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। फायरफॉक्स इज द ब्राउजर। वर्ड और एक्सेल क्या है आपके, पावर पॉइंट्स क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए अब ये बताइए, व्हाट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी फॉर एक्सेसिंग द वेब। हमेशा वेब को एक्सेस करने के लिए क्या जरूरी नहीं है। वेब ब्राउजर्स, कंप्यूटर्स, मॉडेम्स या फिर कनेक्शन टू इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर्स। वो यहाँ पे आ गया है कि एक कंप्यूटर को चलाने के लिए, कोई भी कंप्यूटर या कोई भी वेब को एक्सेस लेने के लिए हमें क्या जरूरत नहीं होती भाई। वेब ब्राउजर्स, यस वेब ब्राउजर्स की जरूरत होती है, ठीक है, वेब ब्राउजर्स की जरूरत होती है, ठीक है। कंप्यूटर की जरूरत होती है, कंप्यूटर भी चाहिए। आपका कनेक्शन, इंटरनेट एक्सेस भी चाहिए, तो आपके पास क्या होना चाहिए, मॉडम इज टू एनालॉग से डिजिटल, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो हमें मॉडम नहीं चाहिए होता। आपके कंप्यूटर में आप अपने लैपटॉप से या आप अपने मोबाइल से एक्सेस कर रहे हो, क्या आपको उसमें मॉडम चाहिए। उसमें क्या होता है, आप इजीली एक्सेस कर लेते हो। तो आंसर क्या आएगा, कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट एक्सेस आपको मिल गया, आप कुछ भी कर सकते हो, और वेब ब्राउजर्स चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड प्रोसेसर केम फर्स्ट। सबसे पहला वर्ड प्रोसेसर कौन आया, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, लोटस नोट्स या एमएस वर्ड्स। एमएस वर्ड तो आया नहीं, ठीक है। लोटस नोट्स जो है ये IBM द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। वर्ड परफेक्ट भी नहीं है। सबसे पहले आया वर्ड स्टार, कब आया, 1979 में। क्या आया है, 1979 में, ये सबसे पहले आया था, ठीक है। और ये किस में रिसर्च किया गया था, माइक्रो कंप्यूटर में। किसने किया था, बॉब, इसका मैं वो लिखवा देती हूँ, बर्नाबे सेमियर रॉब बर्नाबे, ठीक है। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर। आपको ये पता होना चाहिए, पहला वर्ड प्रोसेसर क्या आया, वर्ड स्टार, फिर उसके बाद MS वर्ड, पर आजकल हम ज़्यादातर MS वर्ड लिखते हैं। द फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर फॉर द www वॉज नेम्ड वर्ड। www के लिए पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन सा था, नेटस्केप होता है, दैट इज टू इट्स द कम्युनिकेशन, मतलब ये नेटस्केप जो है एक तरह से नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। वेरोनिका जो है ये एक गॉफर प्रोटोकॉल है। ये क्या है आपका, गॉफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये इसका मैं लिखवा देती हूँ, गॉफर प्रोटोकॉल, जो 1992 में स्टीवन फॉरेस्टर ने लॉन्च किया था। स्टीवन फॉरेस्टर, तो ये नहीं है, एक्सप्लोरर नहीं है, आंसर इज मोज़ैक। और कब आया था, 1993 में, एंड टोटली बेस्ड ऑन GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मतलब आपका पहली चीज, WW की फुल फॉर्म क्या होती है, ये है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब। किसने डिस्कवर किया था, रिम टॉमस ली ने, ठीक है। और W जहां से हम इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं। अब आपका पहला www का नाम क्या था, वर्ल्ड वाइड वेब का नाम क्या था, मोज़ैक, जो कि 1993 में एक्सेस हुआ, टोटली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इन सी लैंग्वेज किसने की थी, डेनिस रिची ने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स हैज हाईएस्ट प्रेसिडेंस। कौन सा ऐसा ऑपरेटर है जिसमें सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है, प्रेसिडेंस होता है,
मतलब प्रेसिडेंस होता है आगे की तरफ मूव करना, लेसर देन, लेसर ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ये होता है यूनरी प्लस। ये क्या है आपका यूनरी प्लस, मतलब जो प्लस है यूनिटरी नहीं है, ये यूनरी प्लस जिसकी सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस होती है, इसको टिक कर लेना आप। A worksheet in MS Excel can be opened by clicking on, ये जो अभी आपको जो टाइपिंग क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, ये अगर किसी ने पेपर दिया होगा तो उन पेपर्स में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी एक सेशन कंप्यूटर्स के इन क्वेश्चंस का, कल भी आपका एक सेशन और होगा महा मैराथन जो कंप्यूटर्स का होगा, जिसमें और क्वेश्चंस को डील, कुछ क्वेश्चंस ये डील किए हैं, कुछ और क्वेश्चंस हैं जो रीसेंट पेपर्स में आए हैं। तो आज का सेशन और कल का सेशन देखना ना भूलना, क्योंकि कल के सेशन में जो है आपका वो क्या आएगा, उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे, रीसेंट भी और आपके पुराने भी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अ वर्कशीट इन द MS Excel कैन बी ओपन बाय क्लिकिंग ऑन, अगर आपने MS Excel में कोई वर्कशीट खोलनी है तो आप क्या करोगे, ओपन बटन, स्टार्ट बटन, क्लोज बटन या नन ऑफ दीज। कोई भी वर्कशीट खोलनी है तो आप स्टार्ट बटन करोगे, नहीं आप क्लोज बटन करोगे। याद रखना किसी भी चीज को क्लोज करना है तो क्या आएगा, कंट्रोल प्लस W। ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस O और न्यू के लिए कंट्रोल प्लस N। यू कैन प्रिंट इन एक्सेल, आप कुछ भी एक्सेल में प्रिंट कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, कमेंट से, वर्कशीट से, रेंज ऑफ द सेल्स बाय द रेंज नेम या ऑल ऑफ दीज, कुछ भी प्रिंट, एक्सेल का प्रिंट आउट लेना है तो एक्सेल के प्रिंट आउट में आपको रोज ही नहीं मिलेंगी, रोज भी मिलेंगी, कॉलम्स भी मिलेंगे, और उन रोज और कॉलम्स को क्या बोलते हैं हम, सेल्स। उसमें आपने जो भी लिखा है उसके कमेंट्स भी मिलेंगे, और रेंज ऑफ सेल्स बाय रेंज नेम भी मिलेगा, तो वर्कशीट्स भी मिलेंगी। आंसर इज आपका ऑल ऑफ दीज। देखिए कमेंट्स भी मिलेंगे, अगर आप कुछ भी प्रिंट कर रहे हो तो आपको उसका क्या, कुछ भी जैसे ये प्रिंट आउट करना है तो उसके कमेंट्स भी मिलेंगे, सेल्स को, सेल्स को रेंज भी मिलेगी, और आपकी वर्कशीट्स, तो ये पूरा उसका कंपैरिजन है, देन इट इज ऑल ऑफ दीज। और प्रिंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस P, ठीक है। बाय विच मेन्यू इन एक्सेल यू कैन अनग्रुप द डेटा, इसमें से कौन सा ऐसा आप कह सकते हो कि अनग्रुप करना है डेटा को, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट, इंसर्ट से हम एलिमेंट्स को डालते हैं, व्यू नहीं, एडिट नहीं, आंसर इज डेटा। अनग्रुप करना है डेटा को तो हम क्या करेंगे, डेटा, अनग्रुप करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपका डेटा, ठीक है। किसमें से, एक्सेल में अगर कौन सा मेन्यू, तो आप डेटा पे जाकर ही डेटा को अनग्रुप करोगे कि एडिट पे जाकर करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, विच एक्सेल फीचर इनेबल्स प्री डिफाइंड लेआउट्स टू सिलेक्टेड टेबल्स इन द वर्कशीट। अगर हमने मान लो कौन सा एक्सेल फीचर है जो वर्कशीट में टेबल चयन के लिए पूर्व परिभाषित लेआउट प्रदान करता है, तो कौन सा करता है, ऑटो फॉर्मेट, स्पेलिंग एंड ग्रामर, हेडर एंड फूटर्स, या फिर आपका अंडू एंड रीडू। अंडू एंड रीडू क्या होता है, अंडू होता है आपका जो आपसे डॉक्यूमेंट अगर थोड़ा सा डिलीट हो गया उसको अंडू कर ले, रीडू करना मतलब आप अंडू में आप पिछला जो आपसे डिलीट हो गया है वो, रीडू मतलब दोबारा उसको करना, तो Z एंड Y। हेडर्स एंड फुटर्स क्या होते हैं, हेडर्स ये होते हैं और फुटर्स यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है, हेडर्स ऑलवेज एट द हेड ऑफ द डॉक्यूमेंट, फुटर्स आर ऑलवेज एट द फुट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड ग्रामर्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, थीसेरस, क्या यूज करते हैं, थीसेरस, दैट इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7। और स्पेलिंग्स अगर हमने देखना है आपका, स्पेलिंग्स आपके जो F7 भी दबाते हैं, स्पेलिंग एंड एरर्स के लिए हम F7 दबाते हैं, और थीसेरस जो होते हैं वो सिनोनिम्स होते हैं। थीसेरस क्या होते हैं, सिनोनिम्स, जो आपका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7, और स्पेलिंग एंड एरर के लिए हमें F7 फंक्शनल की, तो आंसर इज ऑटो फॉर्मेट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस आर देयर इन MS Excel, कितनी तरह की MS Excel में सेल रेफरेंसेस होती हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं, एक होती है रिलेटिव और एक होती है एब्सोल्यूट,
देखिए रिलेटिव रेफरेंस क्या होती है कि मान लो जब आपने एक डेटा को कहीं और पे कॉपी किया है और वहां पे इंस्टॉल किया है, तो उसमें जो चेंजेस हैं कई बार डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रेफरेंसेस। एब्सोल्यूट की जैसा आपने जहां से उठाया है कंटेंट, वो आगे जब आप किसी और को ट्रांसफर करो सेम कंटेंट जाएगा, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसेस। तो कितनी हुई? 2। आंसर इज 2। कितनी है आपकी? 2। कौन कौन सी? एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब है जो आपको इंफॉर्मेशन दी जा रही है दैट इज प्रॉपरली सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। रिलेटिव मिलती जुलती, ठीक है, कि मतलब जो आपने मान लो इस डॉक्यूमेंट से मैंने उस डॉक्यूमेंट पे भेजा और कुछ चेंजेस मिली हैं, जैसे आपने देखा होगा कई बार आप डॉक्यूमेंट पेस्ट करते हो एक जगह से, तो उनकी अलाइनमेंट चेंज हुई पड़ी है, कुछ भी चेंज हुआ है, दैट इज योर रिलेटिव। अगर हमने आपका जो एब्सोल्यूट होगा कि जिस तरह से आप डाटा लिख रहे हो राइट साइड पे लिखा है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को जो आपकी नंबरिंग है, जो आपके कॉलम्स है, वो प्रॉपरली फिक्स्ड हैं, चेंज नहीं हुए हैं, देन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। तो कितनी है आपकी? 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएसबी स्टैंड्स फॉर, दीज आर द क्वेश्चंस पर्टिकुलरली बोल रही हूँ, डेटा एंट्री ऑपरेटर के भी हैं, उन क्वेश्चंस को भी फोकस कीजिए। कंप्यूटर प्रोग्रामर का जो पेपर है उसको भी फोकस करना, ठीक है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सिक्योरिटी ब्लॉक, यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर बैरियर, यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिवर्सल स्टेज बस। तो यूएसबी इज द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो कि आपका क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। विच इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसमें से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? आपका विंडोज एनटी, न्यू टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं हम, पेज मेकर, विन वर्ड एक्सपी प्रोफेशनल या फोटोशॉप। देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? पेज मेकर आपका सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, फोटोशॉप भी है, ठीक है। विन वर्ड एक्सपी जो है आपका, ये क्या है आपका? विंडोज एनटी इज द आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है? दीज आर द सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये क्या है आपका? एनटीज इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। विच फंक्शन की इज यूज टू चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग्स इन एमएस वर्ड? तो अभी किया है F6। क्या होता है F6 में? मैं आपको बता दूं कि जो आपका F6 है ये बेसिकली क्या करता है? F6 जो टेक्स्ट कर्सर है, जो आपका टेक्स्ट कर्सर है उसको प्रॉपरली मूव करता है इन एप्लीकेशन। जो आपका टेक्स्ट कर्सर है उसमें जो आपका जो भी टेक्स्ट कर्सर है वो एड्रेस इंटरनेट ब्राउजर के एड्रेस पे मूव करना। F8 होता है दैट इज टू ब्रेक द कंपोनेंट्स, यानी आपका F8 क्या होता है? ब्रेक कंपोनेंट्स इन द सेफ मोड, किसी भी चीज को सेफ मोड पे खोलना। F9 क्या है? F9 है आपका रिफ्रेश करना। F9 क्या होगा आपका? रिफ्रेश करना, रिफ्रेशेस करना। तो F9 नहीं है, आंसर इज F7। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7 इज थिसेरस, जो सिनोनिम्स बताते हैं। F7 जो कि आपका क्या करता है? किसी भी चीज को स्पेलिंग्स को चेक करता है। F9 क्या दी? और हमारी फंक्शनल कीज कितनी है? 1 to 12, जो कि टॉप पे होती है कीबोर्ड के। और ये जो फंक्शनल कीज हैं ये पर्टिकुलर टास्क करती हैं, जैसे F6 टेक्स्ट कर्सर को एड्रेस बार में वेबसाइट के चलना, वेब पेजेस के चलना, स्पेलिंग्स ये बताता है। F8 सेफ मोड पे लेकर आता है। F9 रिफ्रेश करता है। F1 हेल्प करता है डॉक्यूमेंट के लिए, ठीक है। सॉर्टिंग इज यूजफुल फॉर, सॉर्टिंग क्या होती है? सॉर्टिंग होता है सेग्रीगेट करना। सेग्रीगेट किसके लिए किया जाता है? 2 चीज़ों के लिए। एक तो क्या किया जाता है? रिस्पॉन्डिंग द क्वेरीज, ठीक है। जो भी आपकी सॉर्टिंग क्या होगी कि जो भी क्वेरीज हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपरली चेक करना, और साथ ही साथ आपकी रिपोर्ट की जनरेशंस की, जो आपके पास रिपोर्ट आई है उसमें कौन कौन सी कैटेगराइज वाइज उसको प्रॉपरली इन्फॉर्म करना। तो आंसर इज बोथ A एंड B। विच इन सीक्वल यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कहाँ पे यूज करती है? डेटाबेस में। तो उसमें आपने बताना है कि इसमें डेटा डिफाइन लैंग्वेज कौन सी नहीं है? रीनेम, रिवॉक, ग्रांट या आपका अपडेट। देखिए
रिवोक एंड ग्रांट इज DCL, ठीक है। रीनेम नहीं, आंसर इज अपडेट। ये क्या है? आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। और मैनिपुलेशन क्या करता है आपका, ठीक है, डेटा। ये क्या है? अपडेट क्या है? आपका डेटा, जो कि आपका, जिसको आप बोल सकते हो जैसे देखिए DDL, DDL में क्या आता है? क्रिएट, ठीक है। आपका सॉरी, जो आपका DML में क्या आएगा? मॉडिफाई करना है, ठीक है। क्रिएट करना है, आपको सेलेक्ट करना है, क्रिएट करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये तो आपके आ गए आपके DML। डेटा अपडेट में क्या आते हैं? डेटा डिफाइन में अपडेट करना, ऑल्टर करना और आपका ड्रॉप करना। तो ये तो आपका DDL लैंग्वेज है, तो ये तो नहीं होगा। आंसर इज आपका DDL। इसमें से DDL लैंग्वेज कौन सी नहीं है? तो ये तो आपकी DDL लैंग्वेज है, ये आपकी DCL लैंग्वेज है, रीनेम इज आपकी। तो अगर देखा जाए तो DDL लैंग्वेज कौन सी, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं आएगा, इज अ डेटा डिफाइन लैंग्वेज। तो ये है आपकी डेटा डिफाइन लैंग्वेज। ये क्वेश्चन में मैनिपुलेशन है, क्योंकि ये सारी डेटा, ये डेटा कंट्रोल है और ये डेटा मैनिपुलेशन है। लेकिन आपका ये जो है आपका डेटा, ये DDL है। तो क्वेश्चन की टाइपिंग गलत है। यहाँ पे रीनेम, आपकी रिवॉक और ग्रांट, दीज आर नॉट डेटा डिफाइन लैंग्वेजेस। रिवोक एंड ग्रांट इज द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। रीनेम इज योर आपकी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। लेकिन आपका जो अपडेट है दैट इज योर डेटा डिफाइन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए कि ये क्या है। तो डेटा डिफाइन लैंग्वेजेस आपकी अपडेट, ऑल्टर एंड ड्रॉप, क्रिएट, सेलेक्ट, डिलीट, रीनेम इज योर आपकी डेटा मैनिपुलेशन, रिवॉक इज योर ग्रांट, परमिशन देना, रिवॉक। और एक और होती है TCL, जिसमें सेव पॉइंट, रोल बैक और कमिट आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिए कि स्ट्रक्चर लैंग्वेज में विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेटा डिफाइन लैंग्वेज। तो दिस इज अपडेट, मेक इट करेक्ट नाउ, ठीक है। सॉरी फॉर टाइपिंग एरर। स्लाइड इज द फीचर ऑफ, स्लाइड किसका फीचर है? आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस या MS पावर पॉइंट। तो स्लाइड MS वर्ड इज फॉर डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट इज फॉर टेक्स्ट। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि हम स्टोरी कहाँ पे लिखते हैं? तो हम स्टोरी MS वर्ड में लिखते हैं और किस फॉर्म में लिखते हैं? टेक्स्ट की फॉर्म में, ठीक है। तो ये नहीं। MS एक्सेल फॉर स्प्रेडशीट्स, और स्प्रेडशीट्स क्या बनाती हैं? वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट कितनी है? 3। और इसको क्या बोलते हैं? सेल, दैट इज द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। और ये क्या कहलाता है? सेल एड्रेस, ठीक है। MS एक्सेस, MS एक्सेस जो है दैट कैरीज डेटा शीट्स, जो कि एक अपडेटेड फॉर्म है किसकी? डेटाबेस की। आंसर इज MS पावर पॉइंट। इसकी क्या होती है? PPTX। और ये क्या देता है? एनिमेशंस। और अगर हमें किसी भी चीज़ की पावर पॉइंट बनानी है तो वी कैन इंसर्ट गिफ, JPG, विंडो फाइल्स, वेव, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं? एनिमेशंस। राइट चेकिंग, सॉरी यही है, राइट क्लिकिंग समथिंग इन द पावर पॉइंट, सिलेक्ट्स द ऑब्जेक्ट, delete the object, opens a shortcut menu listing of other object। आपने कभी अगर स्लाइड्स बनाई है, पावर पॉइंट बनाई है, आप माउस से जब राइट क्लिक करते हो तो क्या होता है? आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है? नहीं। आपका ऑब्जेक्ट डिलीट होता है? नहीं। वो क्या करता है? ओपन क्या करता है? शॉर्टकट मेन्यू। वो क्या खोलता है? शॉर्टकट मेन्यू खोलता है फॉर लिस्टिंग द ऑब्जेक्ट्स। Which of the following button for align is absent in the format toolbar PowerPoint? इसमें से कौन सा align बटन टूलबार, PowerPoint के टूलबार में कौन सा बटन नहीं होता? देखिए लेफ्ट अलाइन भी होता है, राइट भी होता है, लेकिन आपका सेंटर नहीं होता। वहाँ पे सेंटर अलाइन नहीं होता। तो आंसर इज आपका, देखिए लेफ्ट जा सकते हो,
राइट जा, यहाँ से जा सकते हो लेफ्ट, और इधर भी राइट हो सकता है, लेकिन सेंटर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन इज, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने के लिए आप क्या करोगे, नॉर्मल स्लाइड शो को खत्म करने के लिए हम कौन सी की यूज करते हैं, एस्केप की। स्पेशल व्यू नहीं, आंसर इज स्लाइड सॉर्टर व्यू, आंसर इज स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो चलिए बताइए यहाँ तक किस किस को सेशंस अच्छे लगे। 24 क्वेश्चंस हुए हैं अभी, 24 नहीं, मोर देन 24 हो चुके हैं। पर आपको यहाँ तक का सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा लगा तो चलिए लाइक कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, कहीं पे भी अगर आपको शॉर्टकमिंग लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिए, ताकि मैं उस शॉर्टकमिंग को फिल्टर आउट करूँ। और अगर आपको लगता है कि सेशन अच्छा जा रहा है तो प्लीज़ स्टूडेंट सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। In which of the computer data are represented as single signals? In which type of the computer data are represented as a discrete signals? कौन से ऐसे मतलब कंप्यूटर का वो कौन सा टाइप है जब हम डेटा को डिस्क्रीट सिग्नल्स में लिखते हैं? एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, बोथ ए एंड बी, या हाइब्रिड? देखो जो भी डेटा है वो डिस्क्रीट सिग्नल्स पे जाएगा, और डिस्क्रीट सिग्नल्स कौन से होते हैं, 0 एंड 1। और ये 0 एंड 1 क्या होती है, आपकी बाइनरी डिजिट्स। ये क्या है, आपकी बाइनरी डिजिट्स। और ये बाइनरी डिजिट्स आपको क्या कहलाती हैं, दैट इज योर डिजिटल कंप्यूटर। ये क्या कहलाती हैं, आपकी डिजिटल कंप्यूटर। लाइट पेन एंड जॉयस्टिक्स आर एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स हमेशा ALU, दैट इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो किसका पार्ट है, आपका CPU का पार्ट है, वो करता है। और CPU की स्पीड को हम पर सेकेंड क्लॉक साइकिल बोलते हैं। जितनी फास्टर क्लॉक साइकिल उतनी ज़्यादा अच्छी स्पीड। और ये हमेशा हर्ट्स, मेगा हर्ट्स और आपकी गीगाबाइट्स में होती, गीगा हर्ट्स, ठीक है। जॉयस्टिक इज पर्टिकुलरली फॉर द गेम्स, गेम्स के लिए। जो भी हम अपने प्ले स्टेशन वगैरह देखें, जो गेम्स खेली जाती है उसमें जो क्लिक बटन्स, जो उनकी गेम्स के रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, उसमें आपने देखा होगा एक स्टिक बनी होती है जस्ट टू मूव, एरोज बताना, नेविगेट करने के लिए। तो आंसर इज आपका आउटपुट आपका प्रिंटर है, आपका मॉनिटर है। पोर्टल्स क्या होते हैं, जो आपका एक्सेस करते हैं। तो आंसर इज इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में लाइट पेन भी है, जॉयस्टिक भी है, आपका कीबोर्ड भी है और माउस भी है। स्विचिंग डिवाइस ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर्स इज, जो आज की जनरेशन है, आज की जनरेशन हमारी कौन सी चल रही है, 5th जनरेशन। तो 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स में कौन से डिवाइसेस चलते हैं? फर्स्ट जनरेशन कब आई थी, 1945 से 55 तक। तो पहली जनरेशन में चले थे वैक्यूम ट्यूब्स। तो ये कंप्यूटर्स की शॉर्टकमिंग्स थी कि ये एक पूरे रूम साइज का कंप्यूटर था, इसको हम इजीली एक्सेस नहीं करें, एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते थे। उसमें जो है वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे। पहला कंप्यूटर कौन सा आया था, इनियाक। और जो कमर्शियली यूज हुआ था वो था यूनिवैक। और जो स्पीड थी वो क्या थी आपकी, इसकी फर्स्ट जनरेशन की क्या होती है, मिली सेकेंड्स। तो ये नहीं है, ठीक है। ये तो आपका फर्स्ट जनरेशन का आ गया। फर्स्ट जनरेशन के बाद अगर देखो वैक्यूम हटा दो तो टी से ट्रांजिस्टर, सेकेंड क्या आया आपका, ट्रांजिस्टर्स। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं ये 55 से 65 तक चला, और इसको क्या बोल दिया हमने, माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। तो ये नहीं है। इसी में आपकी असेंबली लैंग्वेजेस आ गई थी, मैग्नेटिक टेप, आपके पंच कार्ड्स जो थे वो यूज हो रहे थे, ठीक है। इंटीग्रेटेड चिप्स इज द थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स हैं, ये इंटीग्रेटेड चिप्स, जो कि आपकी क्या है, सिलिका। और इंटीग्रेटेड चिप्स क्या लेकर चलते हैं, रजिस्टर्स एंड ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स। तो इसकी स्पीड क्या थी आपकी, नैनो सेकेंड्स। तो आंसर इज, आज के जो हैं आपके अल्ट्रा हैं, ये यू नहीं है, ये वी है, ठीक है, वेरी लार्ज, ठीक है। ये है अब अल्ट्रा लार्ज। अब जो प्रोसेसर्स हैं वो आर्टिफिशियल, और आज की जनरेशन हमारी किस पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। विच इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिडंडेंसी एंड अनवांटेड डेटा?
कौन सी प्रोसेस को रिडंडेंसी या फिर आपका अनवांटेड डेटा कहते हैं। रिडंडेंसी क्या होती है? सबसे बड़ी डेटाबेस की सबसे बड़ी कमजोरी या सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या होगी कि अगर हमारे पास ऑलरेडी डेटा सेव है, उस डेटा की द्वारा कॉपीज को सेव करना, वो क्या करता है? वो मल्टीपल स्पेस को कवर करेगा। स्पेस को कवर करेगा तो मेमोरी ज़्यादा भरेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंप्यूटर डेटाबेस का जो नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है कि जब आप बार बार कॉपी करोगे स्पेस भरता जाएगा। तो फंक्शन डिपेंडेंसी नहीं, डेटाबेस मॉडल नहीं। डेटाबेस होता क्या है? इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स दैट ऑफ रियल वर्ल्ड। तो ठीक है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो रियल वर्ल्ड के सारे फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन को लेकर चलता है। आंसर इज नॉर्मलाइजेशन। डिकम्पोजिशन भी नहीं है। नॉर्मलाइजेशन जो है ये रिडंडेंसी और आपकी जितने भी डेटाबेस की एप्रोप्रिएबिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। The data communication mode that supports data transmission in both the direction at same time. Both the direction अगर एक सेम टाइम पे जो आपका डेटा सेम टाइम पे दोनों जगह फॉलो हो रहा है। देखिए सिंप्लेक्स, तो आपका जो सिंप्लेक्स है आपका ये क्या है? ये एक ही डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। हाफ ड्यूप्लेक्स जो है ये दो डायरेक्शंस पे चलती है, लेकिन ये क्या है? वन एट अ टाइम, जैसे आपका वॉकी टॉकी रेलवे ट्रैक्स। तो फुल ड्यूप्लेक्स जो होती है ये फुल आपकी ट्रांसमिशंस हैं फॉर ऑल, जैसे को बोल सकते हैं आपकी प्रॉपरली चलना, दोनों साइड चलना एक टाइम पे। तो इसको हम जैसे बोल सकते हैं टेलीफोन। इसको क्या बोल सकते हैं हम? टेलीफोन। तो मल्टीपल भी नहीं है, मल्टीपल ट्रांसमिशंस होती हैं एक टाइम पे, दो नहीं, मोर देन टू, मतलब दो से ज़्यादा ट्रांसमिशंस होंगी तो वो मल्टीपल है। दो ट्रांसमिशंस हो रही हैं देन इट इज ड्यूप्लेक्स। सिंगल हो रही है तो सिंप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स ट्रांसमिशन में दो तरह की होती है। हाफ जा तो दोनों साइड रही है लेकिन वन एट अ टाइम। ड्यूप्लेक्स, डबल ड्यूप्लेक्स क्या होती है? फुल ड्यूप्लेक्स की दोनों साइड ट्रांसमिशन हो रहा है, इस साइड भी हो रहा है इस साइड भी हो रहा है लेकिन बराबर हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड फुल ड्यूप्लेक्स। तो जैसे कि आपका टेलीफोन। Which of the following is the disadvantage of DBMS? DBMS is the database management software. फिर से रिपीट कर रही हूँ, रोज एंड कॉलम्स पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड एज टपल्स, नंबर ऑफ टेबल्स इज कॉल्ड एज डिग्री। और अगर देखा जाए कार्डिनलिटी जो है वो कलेक्शन ऑफ रोज है और आपकी डिग्रीज जो है वो नंबर ऑफ टेबल्स हैं। रिकॉर्ड आपकी फाइल बनाती है, रिकॉर्ड को बनाता है फील्ड्स। तो अब बताना है कि डेटाबेस, देखिए डेटाबेस में सबसे इंटीग्रिटी, जो भी डेटा है वो प्रॉपर इंटीग्रेटेड मतलब प्योरली ट्रू है, किसी को हार्म नहीं कर रहा है। जो भी अब जैसे आपने देखा है एक लेटेस्ट आपने देखा है कि इंडिया ने एक अचीवमेंट किया आफ्टर 21 ईयर्स के बाद इंडिया को खिताब मिला है मिस यूनिवर्स का, ठीक है। यूनिवर्स का टाइटल जो है इंडिया की जो गर्ल है हरनाज संधू चंडीगढ़ से, उसने जीता है। जैसे ही आपने देखा होगा हर न्यूज़पेपर हर वेबसाइट पे हरनाज संधू का नाम प्रॉपर हाईलाइट, जैसे ही उसने जीता पूरा डेटा चेंज हो गया कि पिछली बार की यूनिवर्स कौन थी, और 21 ईयर्स के बाद पूरा डेटा निकल गया कि हरनाज संधू जीती। तो दिस इज द रियल वर्ल्ड। तो इसका मतलब प्रॉपर इंटीग्रेटेड है, तो ये तो एडवांटेज है उसकी। डेटा शेयरिंग मतलब एकदम से उसने डेटा शेयर कर दिया है। हरनाज संधू आज सारी जगह है। पहले हरनाज संधू का नाम आपको तब तक पता था कि हरनाज संधू जो है मिस यूनिवर्स के खिताब तक या मिस इंडिया जो है ये गई है और ये यूनिवर्स के खिताब के लिए गई है, बस इतना था। जब तक वो जीती नहीं कोई उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जानता। तो डेटा शेयर हो गया कि अब हमारी मिस यूनिवर्स आफ्टर 21 ईयर्स इज हरनाज संधू। तो ये डेटा शेयरिंग है। एंड सिक्योरिटी विद ऑल द प्रॉपर प्रोटोकॉल्स, उनको प्रॉपरली जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उनकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से सिक्योर रखा गया। तो ये तो सारी उसकी एडवांटेजेस हैं। पर डेटाबेस मैनेजमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स, इट इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रिलेटेड टू डेटाबेस। कौन सी ऐसी आइटम्स हैं जो डेटाबेस के साथ अटैच्ड होती हैं। सॉफ्टवेयर भी चाहिए, यस सॉफ्टवेयर तो चाहिए तभी वो अप्लाई किया जाएगा। उसके हार्डवेयर कंप्यूटर, जब तक हमारे पास
कंपोनेंट्स नहीं होंगे हम डेटाबेस कैसे करेंगे? फर्मवेयर ये भी चाहिए। तो आंसर इज आपका ऑल ऑफ दीज, आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आता है इन डेटाबेस डेटा इज स्टोर्ड इन विच मैनर, जो आपका डेटा होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है? रिपीटेड नहीं, सेंट्रलाइज्ड मैनर नहीं, आपका डेटा जो है वो हमेशा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में शो होता है। स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, किस फॉर्म में होता है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो ये आपका कंटिन्यूस भी नहीं होता, आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि डेटाबेस जो है ये आपका डेटा को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड बेसिस पे स्टोर करता है। नेक्स्ट आता है डेटा कैन इंपोर्ट इनटू एक्सेस डेटा फाइल्स फ्रॉम, अगर हमने डेटा को इंपोर्ट करना है एक्सेस में तो हम कहाँ से करेंगे? वर्ड फाइल से। तो वर्ड फाइल्स में तो डॉक्यूमेंट्स हैं, पावर पॉइंट में हमारी प्रेजेंटेशन है, HTML फाइल्स दैट इज योर वेब फाइल्स, ठीक है। तो आंसर इज एक्सेल फाइल्स। HTML की सारी चीज़ें आप याद रख लेना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। In MS Access, this display the results of calculations in a query. कौन सी ऐसी इसमें फील्ड है या MS Access में कौन सा डिस्प्ले करता है रिजल्ट्स ऑफ कैलकुलेशन? लुकअप फील्ड नहीं, सोर्स फील्ड नहीं, आंसर इज आपको एक्सेस कहाँ से पता चलेगी? जहाँ पे आप क्वेरीज को हम कहाँ से देखेंगे? कैलकुलेटेड फील्ड से, ठीक है। क्वेरी क्या होती है? टू गेट द इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है The scrambling of the code is called as, scrambling क्या होती है? पासवर्ड प्रूफिंग। पासवर्ड प्रूफिंग क्या होती है? प्रूफ करना मतलब एक चीज़ को प्रॉपरली रीड आउट करना कि जो प्रूफिंग होता है, जैसे प्रूफ करना होता है कि प्रॉपरली रीड करना टू चेक द एरर्स, ठीक है। प्रूफिंग मीन्स टू रीड द डॉक्यूमेंट्स या रीड द डाटा सो दैट अगर उसमें कोई क्वेरी है तो उसको चेक करना। प्रूफिंग करना मतलब उसको दोबारा से चेक करना। स्क्रैम्बल करना मीन्स रप्चर करना, ठीक है। तो स्क्रैम्बलिंग नहीं होता। फायरवॉल क्या होता है? ये एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट डेटा को चेक करता है। बेसिकली क्या करता है कि फायरवॉल जो होता है ये आपका वायरसेस को, जैसे आपने कहते हैं नेटवर्क डिवाइस में ये फायरवॉल इसलिए डाला जाता है ताकि जो भी डेटा आप डाल रहे हो उसमें कोई एरर तो नहीं आना, कोई ऐसी माल फंक्शनिंग तो नहीं आ रही, और जो डेटा जा रहा है वो भी प्रॉपर जा रहा है। मीन्स ऐसे जिस तरह से आप इसको फायरवॉल बोल सकते हो, एक तरह से वायरस को चेक करना कि कोई थ्रेट तो नहीं आ रहा कंप्यूटर में। तो जो भी इनपुट एंड आउटपुट डेटा है उसको प्रॉपरली एज अ कि उसके अंदर कोई माल फंक्शनिंग नहीं आ रही, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये नहीं है, आंसर इज स्क्रैम्बलिंग क्या होती है? आपकी एनक्रिप्शंस। क्या होती हैं आपकी? एनक्रिप्शंस, जो एनक्रिप्टेड होता है यानी आपका प्रॉपर डेटा। malicious सॉफ्टवेयर इज नोन एज बैडवेयर, मालवेयर, मलिशियस वेयर या इलीगल वेयर। तो जो आपका मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है ये किस में आता है? साइबर थ्रेट पे। साइबर थ्रेट, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी चाहिए, दैट्स व्हाई वी यूज फायरवॉल पोर्ट्स। तो मलिशियस सॉफ्टवेयर क्या होता है? दैट इज योर मालवेयर। तो जैसे आपकी कौन कौन से होते हैं? वायरस जो आपकी फाइल्स को करप्ट करता है, जैसे एल क्लोनर है, क्रीपर है, ब्रेन है। वर्म्स तो एक ऐसी चीज है जो एक बार आ गया वो मल्टीप्लाई होता रहता है। ट्रोजन है, ठीक है। स्पाईवेयर्स होते हैं जासूसी, चुपचाप कहीं बैठे हुए और हमारे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को रिलीज आउट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। की लॉगर्स होते हैं, ये सारे हमारे मैलिशियस प्रोग्राम्स हैं। Computer manipulate data in many ways and this manipulation is called as, computers data को manipulate करता है और इस manipulation को हम क्या बोलते हैं? अपग्रेड करना। अपग्रेड होता है किसी तरह से उसको फॉर्मेटिंग को चेंज करना। बैच करना मीन्स, बैचिंग मीन्स एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पे जाना। बैच सिस्टम यूटिलाइज करना नहीं, आंसर इज प्रोसेसिंग। आंसर क्या है आपका? प्रोसेसिंग। which allows LAN users to share computer programs and data। कौन सा ऐसा LAN प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स के डेटा को शेयर करता है? कम्युनिकेशन सर्वर नहीं, ऐसा सर्वर जो कम्युनिकेशंस के लिंक्स प्रोवाइड करेगा। प्रिंट सर्वर, प्रिंट के लिए हेल्प करेगा। ऑल ऑफ दीज तो नहीं आएगा। अगर हमें डेटा कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को शेयर करना है, यूजर्स को शेयर करना है, तो हमें क्या चाहिए? फाइल सर्वर। नेक्स्ट,
Which property is supported by the all data types available in MS Access? कौन सी प्रॉपर्टी जो है आपकी MS Access में, फिर से MS Access में उपलब्ध सभी डेटा टाइप द्वारा किस विशेषता का समर्थन किया जाता है? रिक्वायर्ड, इंडेक्स, कैप्शन या इनपुट मास्क। तो अगर देखा जाए MS Access में उपलब्ध सभी डेटा टाइप द्वारा किस विशेषता को, तो देखिए उसकी रिक्वायर्ड, उसका इंडेक्स। तो अगर हम देखें कि जितना भी डेटा टाइप हमें अवेलेबल है वो हमारी उसकी किसके बेस पे होगा? उसकी इंडेक्सिंग कि उसके देखो जितना भी डेटा MS Access में आया है वो हर डेटा टाइप्स अवेलेबल, अगर देखा MS Access में उपलब्ध सभी डेटा टाइप द्वारा किस विशेषता का, जितना भी डेटा टाइप उसमें किया गया है वो उसकी इंडेक्सिंग पे भी बताता है, उसकी कैप्शन पे भी, पर इंडेक्स पे। In how many views you can create a table in the MS Access? आप कितनी तरह का टेबल जो है MS Access में बना सकते हो? 2, 3, 4 या 5? पानी पी लूं? बताइए कितनी तरह का बना सकते हैं? 2, 3 या 4? तो अगर देखा जाए हम कितनी तरह का बना सकते हैं, कोई भी टेबल अगर हमें बनाना है तो हम 2 तरह, अप्रोक्सीमेटली 2 होते हैं। एक आपका आएगा लीनियर और एक आता है आपका सर्कुलर, एक आता है आपका यूजर वाला और एक आता है आपका सर्वर वाला। नेक्स्ट आता है द लिंकिंग। देखिए 3 नहीं होते, कई बार 3 यूज कर सकते हैं पर ज्यादातर 2 ही होते हैं। द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स विद द कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड एज, कंप्यूटर को कम्युनिकेशन सिस्टम से जोड़ने के लिए असेंबलिंग नहीं होती, असेंबलर्स चाहिए। इंटरफेस करना मतलब 2 कंप्यूटर कंपोनेंट्स को जोड़ना, कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर को जोड़ना। पेयरिंग नहीं होगा, आंसर इज नेटवर्किंग। ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, अगर हम एक कंप्यूटराइज्ड डेटा को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे करते हैं तो वो क्या कहलाता है? डेटा ट्रांसफर, डेटा फ्लो, डेटा कम्युनिकेशन या डेटा मैनेजमेंट। तो अगर हमें एक कंप्यूटराइज से दूसरे उस पे करना तो ना ही डेटा ट्रांसफर, ना ही मैनेजमेंट, ना ही फ्लो, आंसर इज डेटा कम्युनिकेशन। द ग्राउंड स्टेशन इन VSAT कम्युनिकेशन इज, रिपीटर्स आपको पता है OSI मॉडल में फिजिकल लेयर में हम रिपीटर्स यूज करते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं, मल्टीप्लेक्सर्स नहीं, आंसर इज हब। वैसे देखा जाए हब हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो हब हम यूज करते हैं आपका जो आपका स्टार टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजीज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, और टोपोलॉजी जो स्टार टोपोलॉजी होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं? हब। तो हब ऐसी चीज है जो डिफरेंट इंटरनोड्स को कनेक्ट करके रखती है। तो कोई भी VSAT कम्युनिकेशन में आपका क्या है? आपका वेरी स्मॉल ऑटोमेटेड जो है आपका वो क्या है? आपका हब। चलिए इसका बताइए, यहाँ तक किस किस का सही है? लेट मी ड्रिंक द वाटर प्लीज। बताइए कितना है आपका कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप, क्या होता है? बताइए। तब तक आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज, मैं पानी पी लूं अगर आपकी परमिशन हो तो। देखिए व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ प्रोग्राम चिप? प्रोग्राम चिप का मतलब क्या होता है? LSIC, लिस्ट, आपका रोम, प्रोम या फिर रैम। देखिए प्रोम प्रोग्रामल रीडेबल मेमोरी, ठीक है। आपका जो आपका रिस्क होता है ये नहीं है, एक मिनट एक सेकेंड, ये नहीं होता, ठीक है। प्रोम नहीं है, लिस्ट नहीं है, रोम रैम भी नहीं है। आंसर इज प्रोग्राम चिप जो होती है ये हमेशा रोम पे डिपेंड करती है, दैट इज रीड ओनली मेमोरी। और ये रीड ओनली मेमोरी क्या करेगी? नॉन वॉलेटाइल है, एकदम से जो भी काम होता है वो कहाँ पे होता है? प्रोग्राम में होता है, क्योंकि रैम तो टेम्पररी है। लिस्ट जो है दैट इज द एक तरह से ये आप बोल सकते हो एक आपकी कम्युनिकेशन में यूज होता है, और प्रोम जो है दैट इज द प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी।
फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का फादर कौन है? 1972 में आई थी, ठीक है। बिल गेट्स और पोलैंड ने क्या किया था? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। तो ये नहीं, ये कैंसिल। थॉमस कर्ट्स एंड आपका जो कहते हैं ना किमे, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने किया था आपका, किमे ने किया था आपका कर्ट्स, दैट इज बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक, ठीक है। डेनिस सी हाइस ने क्या किया था? डेनिस सी हाइस ने आपका माइक्रो प्रोसेसर, डेनिस सी हाइस ने आपका मॉडम किया था, ठीक है। डेनिस सी हाइस माइक्रो प्रोसेसर, टेड हॉफ ने किया। डेनिस सी हाइस ने आपका क्या किया था? मॉडम, जो कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर है। तो ये नहीं, आंसर इज डेनिस रिची। मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस इज सी लैंग्वेज। तो मैंने आपको उस दिन बताया था, किसी भी चीज को हैशटैग इंक्लूड प्रिंट एफ इज आउटपुट और स्कैन एफ इज द इनपुट, अरेज में होता है। An error in the software or the hardware is called a bug. What is the alternative name of the computer of this jargon? देखिए एरर क्या होता है कंप्यूटर के अंदर? आपका बग, और बग को अगर हमने कोई और नाम देना है तो हम क्या देंगे? लीच, स्क्विड, स्लग? नहीं, आंसर इज ग्लिच। अगर मान लो आपको वहां पे बग नहीं की, व्हाट इज द एरर ऑफ द कंप्यूटर? तो आपका जो एरर है इन द सॉफ्टवेयर, अगर बग वहां पे ऑप्शन नहीं दी गई है, ग्लिच दी गई है, तो ग्लिच इज द राइट आंसर। विच ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम हैज बीन रिसेंटली स्टार्टेड बाय द HP गवर्नमेंट और फॉर मॉनिटरिंग ऑफ द वेलफेयर स्कीम्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑन जनवरी एंड नहीं है, ऑन जनवरी टू मार्च, कि जो आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू की गई थी। ये जो कल्याणकारी योजना थी, ठीक है, इस योजना का नाम क्या था? हिमस्वैन नहीं, शक्ति बटन नहीं, आंसर इज हिम प्रगति, आंसर इज हिम प्रगति, नन ऑफ दीज नहीं है, ठीक है। हु इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस? ये है जॉन मैकार्थी, सॉरी जॉन मैकार्थी, यहां लिख देती हूँ जॉन मैकार्थी, ठीक है। तो आंसर इज जॉन मैकार्थी। चार्ल्स बेबेज नहीं, इसने एनालिटिक कंप्यूटर। डॉगलस ने आपका माउस, जो कि एक ऑप्टिकल मैकेनिकल है, इसके अंदर ट्रैक बॉल्स भी होते हैं। एलन ट्यूरिंग नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज आपका जॉन मैकार्थी। malicious software is known as, अभी किया है हमने, malicious software is malware, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है? साइबर थ्रेट से। नेक्स्ट, विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय वर्म प्रोसेस? वर्म क्या होते हैं? देखिए ये एक साइबर थ्रेट है। वर्म्स का मतलब अगर एक बार कंप्यूटर्स में वर्म आ गए, दैट मल्टीप्लाई, एक नहीं रहेगा, वो फटाफट फाइल्स को, स्पीड अप फॉर्मेशन में फाइल्स को सारी करप्ट कर देता है। तो ये जो वर्म्स हैं ये ट्रैप डोर्स हैं? नहीं। फेकअप प्रोसेस है? नहीं। वैक्स प्रोसेस भी नहीं है। ये क्या है? आपकी स्पॉनिंग करना। स्पॉनिंग का मतलब होता है एक से दो से मतलब एक ही टाइम पे मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज कॉल्ड स्पॉन प्रोसेस। लॉजिक बॉम्ब इज अ पीस ऑफ कोड, malware, टेक्स्ट फाइल या बोथ ए एंड बी। लॉजिक बॉम्ब्स जो होते हैं ये भी एक साइबर थ्रेट है, जो किस फॉर्म में होता है? एक पीस ऑफ कोड है जो एज ए एक्ट क्या करेगा? मैलिशियस प्रोग्राम। तो ये भी है, ये भी है, आंसर इज बोथ ए एंड बी। साइबर क्राइम्स इंक्लूड इलीगल एक्सेस, सिस्टम इंटरफेरेंस, इलीगल इंटरसेप्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। साइबर क्राइम्स क्या होते हैं? कई लोग हैक करते हैं कंप्यूटर को, कई लोग जो हैं वायरसेस डाल देते हैं कंप्यूटर पे, ताकि उनकी साइबर थ्रेट क्या है कि किसी की कंप्यूटर से किसी की इंफॉर्मेशन को लेना, दैट इज साइबर थ्रेट, ठीक है। हमारे कंप्यूटर के अंदर वायरस आ गया, वो हमारी जितनी भी फाइल्स हैं उनको क्या करेगा? करप्ट कर देगा, डिलीट कर देगा, उस पर फाइल्स करप्टेड हो जाएंगी। या फिर जैसे स्पाईवेयर्स होते हैं, स्पाईवेयर्स क्या करेंगे? अगर वो एक बार हमारे कंप्यूटर में आ गए
तो हमारी सारी कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को हमें नहीं पता चलेगा, पर कहीं से जासूसी, जिसको जासूस बोलते हैं, वो प्रॉपर हमारी इंफॉर्मेशन को लीक आउट कर देगा। जैसे आपका पासवर्ड पता है, हैकर्स जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक इलीगल एक्सेस है, गलती से हमने नहीं दी है। इलीगल एक्सेस का मतलब होता है जिसमें हम खुद एक्सेस नहीं देते, जबरदस्ती कोई एक्सेस ले लेता है। हमारी इलीगल परसेप्शंस है, यानी इंटरसेप्शंस, कि हमारे इलीगली हमारी फाइल्स को, जैसे हमारे इलीगल हमारे पासवर्ड को हैक कर लिया, उसके बाद सिस्टम को इंटरफेयर कर रहे हैं। आंसर इज ऑल ऑफ दीज। फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। फायरवॉल्स क्यों लगते हैं? फायरवॉल्स नेटवर्क्स में लगते हैं। ये नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं सो दैट कि हम अपने कंप्यूटर पे कोई इंफॉर्मेशन को, मतलब जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जैसे मान लो हमने ये कंप्यूटर है, इसमें जो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, तो यहाँ पे फायरवॉल लगा है, वो चेक करेगा कि इंफॉर्मेशन प्रॉपर है। अगर जिस तरह से एंटीवायरस काम करता है, तो इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, अगर तो इंफॉर्मेशन अच्छी है तो वो आगे एक्सेस करने देगा, और अगर अच्छी नहीं है या फिर उसमें कोई थ्रेट है तो वो फाइल को वहीं पे रोक देगा। तो आंसर इज वायरस अटैक्स। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तक बताइए कि आपका सेशन आपको कैसा लगा। भाई थक गए हो, बोर हो गए हो, या किसी पे डाउट है, किसी क्वेश्चन पे डाउट है, या मैं जिसको बोल सकती हूँ कि आपको अच्छा नहीं लग रहा। अगर तो आपको मज़ा आ रहा है इस महा मैराथन पे, देखिए आज महा मैराथन पर्टिकुलरली कंप्यूटर का है। फिर आपका अगर जैसे क्लास खत्म होती है, टाइम मिला तो आपका हिमाचल सेशन एक बार 7 बजे देख लेना क्लास, और उनमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे जो आपका एक रिवीजन सेशन की तरह होगा। मॉक टेस्ट भी कुछ नए भी होंगे, जो पुराने भी होंगे, वो देख लूँगी। दूसरा आपका कि अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, तभी जाकर बूस्ट ऑन मिलेगा, और कहते हैं ना, रात को जागने की हिम्मत भी मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट इज वायरस अटैक्स। देखिए फिर भी मुझे आपके पेपर का सबसे ज़्यादा डर मुझे ही है कि अगर क्वेश्चंस नहीं आए फिर आप बोलोगे कि मैम आपका पढ़ाया कुछ नहीं आया। लेकिन उम्मीद करती हूँ कुछ ना कुछ आ जाए ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। ठीक है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। और सेकंड थिंग ये भी है कि जो अब इस 19th के पेपर के बाद आपके JOA के कोर्सेज प्रॉपरली चल पड़ेंगे, जैसे मतलब डिटेल्ड वर्जन चलेंगे, जो मैं बोलती आ रही हूँ। एक क्लास JOA की डिटेल्ड होगी, और उम्मीद करते हैं तब तक हम एक अच्छे वर्जन में आए। अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव। अ कंप्यूटर बूट नहीं करता जब उसके पास क्या होगा, कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, जो आपकी क्या करते हैं, आपकी लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में यानी मिड लेवल पे करते हैं। लोडर्स नहीं, आपके असेंबलर्स जो मिड लेवल से लो लेवल पे करेंगे। आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम। जंक ईमेल इज कॉल्ड एज, जंक ईमेल क्या कहलाती है, स्पूल, स्निफर स्क्रिप्ट या स्पूफ। स्पूफ जो होता है इट्स लाइक अ साइबर थ्रेट। ठीक है, स्निफर स्क्रिप्ट क्या होती है, स्निफर स्क्रिप्ट होती है नेटवर्क सिस्टम और अ मॉनिटर सिस्टम। जो देखिए स्निफर स्क्रिप्ट क्या होगी कि जो भी आपका नेटवर्क और जो आपका मॉनिटर सिस्टम है उसमें जो ट्रबल शूट्स प्रॉब्लम आए उनको चेक करने के लिए। ठीक है, स्पूलिंग क्या होती है, मल्टीप्लाई, मतलब जितनी भी कॉपीज हैं उनकी मल्टीप्लाइंग करना, कॉपी करना और फाइल करना, मतलब जितनी भी फाइल्स हैं उसको मल्टीप्लाई कॉपी करना, दैट इज स्पूलिंग। जैसे सपोज करो आपके प्रिंटर्स में होती है ज़्यादातर स्पूलिंग की, मतलब बार बार उन कॉपी, उस फाइल्स की मल्टीप्लाइंग कॉपी करना इज कॉल्ड स्पूलिंग। स्निफर की अगर नेटवर्क डिवाइसेस में कोई ट्रबल शूट आ जाए, दैट इज कॉल्ड स्निफर स्क्रिप्ट। स्पूफ इट्स लाइक अ एरर और अ थ्रेट। तो आंसर इज स्पैम। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो ईमेल होती है वो रॉय टिम्पल्सन ने की है, तो जंक ईमेल को क्या कहा जाता है, आपका स्पैम। द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, पहला कंप्यूटर जो हमने प्रोग्राम किया था उसमें हम क्या यूज करते थे, असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सोर्स लैंग्वेज या आपका ऑब्जेक्ट लैंग्वेज। तो देखिए कोई भी कंप्यूटर अगर आपका प्रोग्राम्ड हुआ है तो वो क्या यूज करेगा, आपकी मशीन लैंग्वेज। द फर्स्ट कंप्यूटर वो प्रोग्राम्ड यूजिंग मशीन लैंग्वेज, सोर्स कोड नहीं,
ऑब्जेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि पहला कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझता था, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेजेस बाद में आई है। नेक्स्ट आता है द कैप्चा टेस्ट यूज टू डिटरमाइन इफ एन ऑनलाइन यूजर इज रियली अ ह्यूमन और अ रोबोट एंड इज बेस्ड ऑन, कि एक कैप्चा जो है दैट इज टू डिटरमाइन कि एक ऑनलाइन यूजर जो है एक ह्यूमन है, और आपका ये क्या होता है, कैप्चा क्या होता है, दैट इज कंप्यूटर पर्सनल, कैप्चा इज कंप्यूटर ऑटोमेटेड पब्लिक computer automatic public Turing test ठीक है। तो इसका मतलब कैप्चा आपने देखा होगा, कैप्चा जो होता है ये आपका कंप्यूटर और ह्यूमन को इजिली रीड करने के लिए होता है, ताकि आपकी जो इंफॉर्मेशन है इसमें कैप्चा इसलिए लगाए जाते हैं कि वो आपको चेक किया जाता है कि आप टू फाइंड आउट वेदर द इंफॉर्मेशन इज करेक्ट और नॉट। तो आंसर इज ट्यूरिंग। बोट आपने देखा होगा टेलीग्राम्स में बोट क्विज़ेस होते हैं, दैट इज रोबोट। पेनिट्रेशन नहीं होता, कान नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलर कैन चेक लॉजिक एरर्स, सिंटेक्स एरर्स या कंटेंट एरर्स या बोथ ए एंड बी। कंपाइलर्स जो होते हैं वो क्या चेक करते हैं, आपके सिंटेक्स, लॉजिकल या फिर आपके सिंटेक्स एरर्स। जो आपका कंपाइलर होता है, देखिए हमने अभी भी किया था आपकी लेक्सिकल एनालिसिस, जिसमें हमने लॉजिकल एड्रेसेस और सिंटेक्स भी किया था। सिंटेक्स एरर्स जो होते हैं ये कौन करता है, ये करता है पार्सिंग, ठीक है। जो आपके सिंटेक्स एनालिसिस होती है वो कौन करता है, आपका पार्सर। और जो कंपाइलर होता है वो आपकी क्या करता है, लॉजिकल एरर्स को चेक। आंसर इज लॉजिकल एरर्स, कंटेंट एरर्स नहीं, ठीक है। सिंटेक्स एरर्स जो होते हैं ये कौन चेक करता है, पार्सर। पार्सर क्या होता है, जो आपके कंपोनेंट्स को तोड़ता है। कंटेंट एरर नहीं। कंपाइल्स क्या करता है, कंपाइलर क्या होता है, लॉजिक है ना, आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मिड लेवल पे करना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, लॉजिक एड्रेस। ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल। तो अगर हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करनी है तो हमारे लिए कौन सी, कहते हैं कौन सी अच्छी चीज़ है। तो देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए ये क्वेश्चन आया हुआ है अभी पेपर में, दैट इज ऑल ऑफ दीज, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड पीपल। Which of one of the following is the last phase of software development? लास्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या होती है, देखिए कितने स्टेप्स होते हैं आपके, 7 फेजेस। कितने होते हैं, 7 फेजेस। 7 फेजेस में सबसे पहले आपने प्लान किया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इक्विपमेंट्स को तैयार किया, फिर डेवलप किया, ठीक है। फिर उसके बाद डिज़ाइन किया, कितने हो गए, 4। फिर उसके बाद इंटरप्रेट किया एंड देन उसके बाद आपने उसको टेस्ट किया, ठीक है। डेवलप सिस्टम इम्प्लीमेंट किया, देन उसके बाद आपने उसको ऑपरेट किया और फिर मेंटेन किया। कि कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने लेना है उसको 7 फेज, पहले आपने सॉफ्टवेयर बनाना तो उसको प्लान करोगे, जो आप सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो उसकी सिस्टम एनालिसिस करोगे, एनालिसिस कर ली कि ठीक है प्रॉपर आएगा, अच्छा चलेगा। एनालिसिस करने के बाद आपने उसका डिज़ाइन बनाया, जब डिज़ाइन बना लिया तो डिज़ाइन को डेवलप किया, डेवलप हो गया तो उसको इम्प्लीमेंट किया, जब इम्प्लीमेंट हो गया तो वो अपने आप क्या आ गया, ऑपरेट करना शुरू हो गया, और जब ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद आप उसका क्या काम करोगे, उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखोगे। तो आंसर क्या आएगा, जो लास्ट 7th फेज है वो क्या है आपका, डिज़ाइन, ये जो है आपका 3rd फेज है। कोडिंग ये आपका 2nd है। मेंटेनेंस या टेस्टिंग, तो आपका जो लास्ट फेज है वो आपका आएगा मेंटेनेंस। टेस्टिंग जो है ये आपका 2nd में, एनालिसिस में ही हो जाएगा। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड एज ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है ये हम बीटा टेस्टिंग बोलते हैं। और बीटा जो होता है मैंने आपको बताया, अल्फा की जब प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले कि कोई उसमें एरर तो नहीं है, प्रॉपर है। और बीटा जो सिर्फ यूजर्स के लिए होता है, कि बीटा जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया,
जब प्रोडक्ट लॉन्च हो गया तो उसका क्या देखा जाएगा, बिहेवियर। डेटा फ्लो टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, ग्राफ बेस्ड, ये सारी अल्फा टेस्टिंग है, ये नहीं है, ये सारे आपके अल्फा में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जो बेसिक यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसका क्या है, जैसे जावा, जावा की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स लैंग्वेज है, तो जावा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपका मेथड नहीं, क्लास, ये तो ग्रुप हो गया, दैट इज ओवरलोडिंग नहीं, आंसर इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन फॉर्म क्या है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद वो क्लास बनाएगा। Which of the following data structure is a linear data structure? इसमें से कौन सा linear data structure है, ग्राफ, डायरेक्टरी और ट्री। ये जो है ग्राफ और डायरेक्टरी, ये आपके लीनियर स्ट्रक्चर्स नहीं है। लीनियर स्ट्रक्चर्स कौन सा आता है आपका, अरे, कौन सा आएगा आपका, अरे, जो एक जगह से जो सेगमेंट्स बताता है, लेकिन किस फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में। चलिए यहाँ तक बताइए कितना क्लियर हुआ है, यहाँ तक किस किस को क्लियर हुआ है, थक गए कि चलें आगे, थके तो नहीं हो भाई, अगर थक गए हो तो बता दो, अगर नहीं थके हो तो फिर चलें आगे। तो चलिए देखते हैं। टू एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम द इंटरफेस इज प्रोवाइडेड बाय, कि जब भी हमने एक्सेस लेना है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो इंटरफेस है वो किस पे डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, असेंबली पे तो नहीं करेगा, लाइब्रेरी पे भी नहीं करेगा, आंसर इज सिस्टम कॉल्स। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है किसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, इंटरफेस लगाएंगे, और इंटरफेस क्या होता है, दो कंप्यूटर्स का कंपोनेंट, और ये कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें, सिस्टम कॉल्स, जो किस पे बेस करता है, एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इंटरफेस पे, और उसकी लाइब्रेरी। किसी भी सिस्टम कॉल के लिए हमें एपीआई भी चाहिए और लाइब्रेरी भी चाहिए। प्रोग्राम ऑलवेज डील्स विद, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो किसके साथ डील करते हैं, आपके लॉजिकल एड्रेसेस, एब्सोल्यूट एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस या रिलेटिव एड्रेसेस। तो जो भी आपके प्रोग्राम्स है, जो हम प्रोग्राम्स देते हैं वो आपकी इंस्ट्रक्शंस पे डिपेंड करता है, और इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं, लॉजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्चुअल मेमोरी टिपिकली लोकेटेड है, जो हमारी वर्चुअल मेमोरीज हैं, रैम नहीं, ये मेन मेमोरी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीयू, और अर्थमेटिक लॉजिक, फ्लैश कार्ड नहीं, आंसर इज हार्ड ड्राइव, आंसर इज हार्ड ड्राइव। Which of the following has recently launched a new virtual braille keyboard talkback? कौन सा ऐसा सिस्टम है हाल ही में किसने टॉकबैक जो है इंस्टॉल किया है, या न्यू वर्चुअल ब्राइल सिस्टम निकाला है, ब्राइल फॉर जो अंधे होते हैं उनके लिए होता है, ब्राइल कीबोर्ड निकाला है जिसको बोलते हैं टॉकबैक, वो किसने लॉन्च किया है, एप्पल ने नहीं, एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकओएस, फेसबुक नहीं, अब आपको पता है फेसबुक का दूसरा वर्जन क्या हो गया, मेटा, मार्क जकरबर्ग, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, आंसर इज गूगल, आंसर इज गूगल। चलिए ये क्वेश्चंस आई होप कि आपको दिख रहे हो स्क्रीन पे, आप सिर्फ क्वेश्चंस को सुन लेना। ये 918 जो पेपर हुआ था आपका अभी संडे को, ठीक है, उस संडे में आपसे कुछ क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे गए थे, ठीक है। अगर जिन जिन के पास वो पेपर है या जो भी कट शॉट है उन पेपर्स में ये क्वेश्चंस पूछेंगे, मुझे इतना पता है आपने सॉल्व कर लिए, बट ये उन कैंडिडेट्स के लिए भी हैं जिनके पास पेपर्स नहीं पहुंचे हैं और जिन्होंने उस टाइम इसको एज इट इज़ छोड़ दिया। ये क्वेश्चंस उनके लिए हैं ताकि अब आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जब आप पेपर देखोगे हाँ आता है, उसको दोबारा से रिवाइज करने के लिए। तो ये 918 का कोड है, आप प्लीज़ चेक कर लेना ये क्वेश्चंस जिनके पास पेपर है। तो ये सिर्फ इसलिए लाया गया है क्योंकि रिसेंट पेपर से थे, तो क्वेश्चंस कोई भी किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं आप इससे लेवल चेक कर सकते हो। What is the maximum zoom size in WordPad? WordPad पे maximum zoom size कितना है, 200, 400, 500 या 800? WordPad MS Word में जो है आपका मैक्सिमम साइज होता है 500%, 400% जो होता है वो MS Excel में होता है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूं, जो 10% होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट? एक डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको कितने वो चाहिए, कितने टाइप से आप सेव कर सकते हो? ज़्यादा से ज़्यादा हम 2 वेज से सेव कर सकते हैं, एस एंड सेव एस, ये 2 ही वेज हैं। कंट्रोल एस और सेव एस जाकर हम अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऑप्शन नहीं दी गई है 2, तो अप्रोक्सीमेटली जो मिनिमम है आप उस पर लगाओगे, पर ये कितने होते हैं? 2। यहाँ पे ऑप्शन आनी चाहिए 2। हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम? कितने कॉलम्स आप मैक्सिमम जो हैं आप MS वर्ड में डाल सकते हो? अप्रॉक्सीमेटली 64 होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली इज 65। सॉरी, what is the default file extension for all the word documents? word documents की सबसे फाइल एक्सटेंशन सॉरी क्या है? टेक्स्ट, वर्ड्स, डॉक्स या डॉक्स? तो ये क्या है आपकी? डॉक्स। क्या है आपकी? डॉक्स। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट? MS वर्ड डॉक्यूमेंट में मिनिमम रो एंड कॉलम कितना होता है? 2, 2 एंड 1, 2 2 या नन ऑफ दीज या 1 एंड 1? आंसर इज 1 एंड 1। MS वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स लेट्स। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि F8 की को 3 बार दबाओगे तो क्या निकलेगा? देखिए क्या है, अगर तो आप इसको F1 को दबाओगे, F8 को एक बार दबाओगे तो देन इट एंटर्स एज ए सेफ मोड। ठीक है, F8 को एक बार 2 बार दबाओगे, जब 2 बार दबा रहे हो तो वर्ड, 3 बार दबा रहे हो तो सेंटेंस, 4 बार दबा रहे हो तो पैराग्राफ, और 5 टाइम्स दबा रहे हो तो इंटायर डॉक्यूमेंट। तो आपसे पूछा है कि अगर F8 की यानी फंक्शनल की F8 को अगर हम दबा रहे हैं 3 टाइम्स तो वो क्या होगी? तो वो होगी आपकी सेंटेंस। क्या होगी आपकी? सेंटेंस। इन MS वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल? कौन सी शॉर्टकट की होती है जो आपके टेबल को तोड़ती है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एंटर? नहीं। ऑल्ट प्लस शिफ्ट? नहीं। आंसर इज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ठीक है, चलिए, कॉपिंग अ प्रोसेस। ठीक है, कॉपिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी टू डिस्क टू अलाउ स्पेस फॉर अदर प्रोसेसेस इज कॉल्ड एज। कि अगर हमने क्या कहा है, अन्य प्रक्रियाओं के लिए स्थान की अनुमति देने के लिए एक प्रक्रिया को मेमोरी से डिस्क पर कॉपी करना कहलाता है क्या? आंसर इज आपका स्वैपिंग। क्या कहलाएगा? कॉपी करना एक डिस्क से दूसरी जगह, दैट इज कॉल्ड स्वैप करना। ठीक है, which data structure allows deleting data elements from front and inserting at rear? कि इसमें से आपका कौन सा डेटा जो है आपका, जैसे आप डेटा को डिलीट करते हो फ्रॉम फ्रंट और उसको इंसर्ट कर देते हो रेयर पे, तो क्या आएगा? बाइनरी सर्च ट्री? नहीं। डी क्यूज क्या होता है? डी क्यूज होता है मिडल में, जो आप डेटा को मिडल से डिलीट करते हो दैट इज डी क्यूज। स्टैक्स और क्यूज का क्या मतलब होता है? क्यूज जो होता है, जो आपने, स्टैक्स जो होता है दैट इज रिसेंटली डिलीटेड डाटा। तो आंसर इज क्यूज, जो कि आपने देखा होगा प्रिंटिंग में आपके स्टैक्स पड़े होते हैं, जो आपने डेटा को एंटर किया वो लेटर ऑन जो है डिलीट करेगा। क्यूज जो कि आपका रिसेंटली एडिड डाटा है। तो आंसर इज फ्रंट एंड पे क्या आएगा आपका? क्यूज। Which of the following is not a looping control statement in C language? Looping control statement in C language कौन सी नहीं है? While, do while, for। मैं इसको थोड़ा सा बता दूंगी। ठीक है, ये एक देखिए, लूपिंग कंट्रोल क्या है? एक कंडीशनल कंसेप्ट है। क्या है आपका? कंडीशनल कंसेप्ट जो आपका क्या करता है? एग्जीक्यूटिंग लाइंस और ब्लॉक ऑफ द कोड। मतलब कंडीशनल कंसेप्ट जो एग्जीक्यूट करता है लाइंस को और कोडिंग को। एग्जीक्यूटिंग ऑफ लाइंस मतलब आपका क्या है? ऐसा कंसेप्ट जिसमें आप लाइंस को और कोड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो बार बार, ओवर एंड ओवर अगेन, जिसमें आपके 3 तरह के होते हैं, वाइल, डू वाइल एंड फोर।
while, do while and for are the three types of looping control statements. तो while जो होती है ये यूज होती है फॉर बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग से पहले, बिफोर प्रोसेसिंग हम while यूज करते हैं, ठीक है, बिफोर। डू while हम कब यूज करते हैं, एटलीस्ट वंस, ठीक है, मतलब एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, एटलीस्ट वंस। फॉर ब्रेकिंग द कंपोनेंट्स, यानी आपका एग्जीक्यूट जैसे जैसे कंडीशंस चलती जाती हैं। देखिए इस चीज़ को समझ लीजिए कि अगर हमने लाइंस और ग्राफ्स को एग्जीक्यूट करना है तो वो हमें लूपिंग से चाहिए। लूपिंग्स जो होती हैं वो वाइल भी होती है, फॉर वाइल भी होती है और डू वाइल भी होती है। जो वाइल है जब आपने कोई भी चीज़ प्रोसेसिंग करनी है उससे पहले यूज होगी, जो आपकी डू वाइल है वो एक बार यूज होगी। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स की कंडीशंस। फॉर जो होता है दैट इज फॉर इन फ्यूचर, मतलब आगे जैसे जैसे प्रोसेस चल रही है तब हम यूज करेंगे। इसका मतलब ये तीनों होगी, तो ऑप्शन क्या बचा आपके पास, इफ। आंसर इज इफ। In the C language, the jump statement can be used inside the loops and switch the statements. जो भी jump statements होती है वो loops के अंदर होती है, इन तीनों loops के अंदर। तो ये जो loops है और switch करती है statement, break, else, continue या go to। देखिए break क्या होती है, लूप के अंदर ब्रेक दैट ब्रेक्स, ब्रेक का मतलब जो ब्रेक करती है, एल्स नहीं होती। जो स्विच करती है दैट इज कंटिन्यू, स्विच क्या करती है, कंटिन्यू। और गो टू जो है ये आपका ट्रांसफर करती है फ्लो। ये तीन क्वेश्चंस आप प्रॉपरली कर लीजिए, हो सकता है आपसे पूछे जाएं, ये अभी आए हुए कि आपका जो लूप्स होते हैं, देखिए अरेज एंड लूप्स, इससे और डिटेल में मैंने आपको बोला है कि सी लैंग्वेज की डिटेलिंग जब हम डिटेल लेक्चर्स करेंगे तो इसमें एक एक कंपोनेंट को हम प्रॉपरली डील करेंगे। अभी जो क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो लूपिंग क्या बताया, ऐसा कंसेप्ट, कंडीशनल कंसेप्ट है जिसमें ऐसी कंडीशंस जिसमें हम लाइंस को एग्जीक्यूट करते हैं और उनकी कोडिंग करते हैं। फिर उसके बाद अगर इसमें तीन तरह के होते हैं, वाइल, आपका फॉर वाइल एंड डू वाइल। तो अगर हम इसमें फिर उसके बाद की जब हम लूपिंग के अंदर टेक्स्ट की स्टेटमेंट्स को स्विच कर रहे हैं तो हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, ब्रेक, एल्स, कंटिन्यू। और जब स्विच करना है तो कंटिन्यू। गो टू इज फॉर ट्रांसफर द फ्लो, एल्स कुछ और को ऐड करना, और ब्रेक मतलब टू ब्रेक द कंपोनेंट। Which is the user defined data type in C consisting of many members variables and all these variables share same memory location। कहा जाता है कि C लैंग्वेज में कौन सा जो है डेटा टाइप है जिसमें काफ़ी सारे वेरिएबल्स होते हैं, और ये ऑल वेरिएबल्स जो हैं ये क्या शेयर करते हैं, सेम मेमोरी लोकेशन। स्ट्रक्ट, स्ट्रिंग, यूनियन या अरे। तो ये क्या है आपका, देखिए यूजर साइड पे है तो यूजर्स में स्ट्रक्ट भी होता है, स्ट्रिंग भी होता है, यूनियन भी होता है, अरे भी होता है। लेकिन काफ़ी सारे अगर वेरिएबल्स कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा आपका, यूनियन। स्ट्रक्ट नहीं कहलाएगा, स्ट्रक्चर्स बनाना, स्ट्रिंग नहीं, आपका स्ट्रिंग कैरेक्टर्स को डिफाइन करेगा। अरे जो एक वेरिएबल एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में चलेगा। तो आंसर इज यूनियन। Next, a computer consists of, very simple question, a computer consists of central processing unit, memory, input output units या all of these। तो एक कंप्यूटर क्या कंसिस्ट करता है, मेमोरी भी होती है जो कि आपकी रैम एंड रोम है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होती है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। इनपुट में आपका कीबोर्ड, माउस, और आपका जो आउटपुट है दैट इज मॉनिटर्स। अबेकस कैन परफॉर्म, तो पहला क्वेश्चन, अबेकस जो है ये चाइना से लिया गया है, बेबीलोन जगह थी वहाँ पे। ये एक आपका डिजिटलाइज्ड कंप्यूटर है, यानी इसको आप ये बोल सकते हो पहला एनालिटिकल कैलकुलेटर। तो अबेकस जो है ये मल्टीप्लिकेशन करता है, सब्सट्रैक्शन करता है, एडिशन करता है, ये बोथ ए एंड बी। तो ये करता है बोथ ए एंड बी, एडिशन भी करता है और सब्सट्रैक्शन भी करता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज, पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, मार्क वन। ये सॉरी आप बताइए तब तक कि क्या था ये, हार्वर्ड आइकन ने किया था मार्क वन। यूनिवेक कौन सा था, जो आपका प्रेस्पर एंड इकार्ट ने किया था, आपका यूनिवेक।
सॉरी यूनिवैक, और जो आपका, और ये यूनिवैक जो है ये पहला कंप्यूटर है जो कमर्शियली यूज्ड होता है, तो ये नहीं है। एडवैक नहीं, आंसर इज इनियाक, इलेक्ट्रॉनिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड ऑटोमेटेड कंप्यूटर, कैलकुलेटर सॉरी। तो ये जो है आपका क्या है, इनियाक, प्रेस्पर, इकार्ट एंड मुशनी ने दिया था, फर्स्ट जनरेशन था एंड टोटली बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स। और यूनिवैक भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है, तो ये हार्वर्ड आइकन ने दिया था। ये जो यूनिवैक है ये पहला कमर्शियली यूज आपका कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन का। और फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज करते हैं, वैक्यूम ट्यूब्स और आपका मिली सेकेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, इसमें से सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? आपका डेस्कटॉप, डेस्कटॉप तो बड़ा होता है, वर्क स्टेशन आपका बड़ा होता है, लैपटॉप या नोटबुक? नोटबुक इज द स्मॉलेस्ट, लैपटॉप से भी छोटा क्या है, नोटबुक आ गई है, मैकबुक आ गई है, ठीक है। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, परम क्या है आपका, पीसी, पर्सनल कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर इज पीडीए, ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। लैपटॉप नहीं, आंसर इज इंडिया का पहला भिटकर ने दिया था, देखिए परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम ध्रुव, ये सारे आईआईटीज ने दिए हैं। आपका बीएचयू, आपका खड़गपुर, आपका ISSCR पुणे, इन सब ने जो है परम कंप्यूटर्स को लॉन्च किया है। पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है जिसको क्रे टेक्नोलॉजीज ने किया था। और पहला कौन सा था वर्ल्ड का, क्रे कंप्यूटर्स, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। चलिए यहाँ तक बताइए, द सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज, सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर को रन करने के लिए चाहिए, ऐसा सॉफ्टवेयर जब हम कंपोनेंट्स को चलाना चाहते हैं, जो आपके कंप्यूटर्स के हार्डवेयर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, या ऐसे जैसे आपका कीबोर्ड है, माउस है, देन आप जो अंदर इसके कुछ भी डालते हो, सिस्टम्स डालते हो, तो उनको चलाने के लिए, जैसे इनपुट भी आपका प्रिंटर एक हार्डवेयर है, इनको डालने के लिए उनके सॉफ्टवेयर्स चाहिए। तो वो सॉफ्टवेयर्स क्या होंगे आपके, वर्ड प्रोसेसर्स दैट इज MS वर्ड, टास्क बार जो कि बॉटम में होता है जहाँ से हम डेट एंड टाइम करते हैं, प्रोग्राम मैनेजर नहीं, डिवाइस ड्राइवर्स, और डिवाइस ड्राइवर्स को हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, इनको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। विच इज द वॉलेटाइल मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी इज रैम, EEPROM को हम UV करते हैं, ये इसकी टाइप है, और ये इज द नॉन वॉलेटाइल परमानेंट मेमोरी। विच यूनिट कंट्रोल्स ऑपरेशन ऑफ CPU, CPU को कौन कंट्रोल करता है, आपका ऑपरेशंस, बाइनरी यूनिट नहीं, रैम नहीं, CPU को कंट्रोल करने के लिए चाहिए हमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ये लॉजिकल्स के लिए होती है, पर ये भी CPU का पार्ट ही है। और CPU की स्पीड हम मेगाहर्ट्ज और आपकी गीगाहर्ट्ज में करते हैं, और स्मॉलेस्ट यूनिट इज हर्ट्ज जो आपकी क्लॉक्स पर सेकेंड है। एन एस्केप सीक्वेंस ऑलवेज बिगिंस डैश कैरेक्टर इन C, जो एस्केप सीक्वेंस होता है वो कहाँ, कौन सा कैरेक्टर शो करता है, रिलीज नहीं, एस्ट्रिक, मल्टीप्लाई, स्लैश जो होता है वो आगे को दिखाता है, ब्लैक स्लैश यानी बैक स्लैश है, ये ब्लैक नहीं है, ठीक है। The dash is standard C library function to release the dynamically allocated memory, इसमें से स्टैंडर्ड C लाइब्रेरी फंक्शन कौन सा है जो हम जो भी मेमोरी है डायनामिकली रीलोकेट कर रही है उसको बताने के लिए हम कौन सा कैरेक्टर यूज करते हैं, डेडलॉक, दिस इज द आउटकम, डिलीट नहीं, रिलीज नहीं, आंसर इज फ्री। आपको ये याद रखना है कितने 32 कीवर्ड्स होते हैं C लैंग्वेज में, हमेशा वाइट में शो होते हैं, ठीक है, और इन कीवर्ड्स को हम कहीं और यूज नहीं कर सकते। थक गए कि चलें आगे, बताइए, लगता है बोर हो गए हो। और दूसरी चीज, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तब तो मैं कुछ नहीं कह सकती, अगर सेशन अच्छा लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट है, द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड एज, इंफॉर्मेशन जो हम कंप्यूटर पे डालते हैं वो फैक्ट्स है, फाइल्स है या डायरेक्टरी है, आंसर इज डेटा।
फैक्ट से बनता है डेटा, डेटा से बनती हैं आपकी फाइल, और टोटल फाइल्स आपकी डायरेक्टरी बनाती है। अ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर यूजर्स, आपके जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल या ऑल ऑफ दीज। तो एक मॉडर्न कंप्यूटर आपका बाइनरी भी करता है, डेसिमल भी करता है, हेक्साडेसिमल, ऑल ऑफ दीज। कैश एंड, आपको बाइनरी पता है 0 and 1, 0 and 9, थोड़ा फास्ट कर देती हूँ। हेक्साडेसिमल A to F एंड 0 to 9, 16 होते हैं। कैश एंड मेन मेमोरी आर डायनामिक, नहीं, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है। आपकी नॉन वॉलेटाइल है, नहीं। अब देखिए कैश मेमोरी जो है आपकी, ये कहाँ पे यूज होती है तो मेन मेमोरी वॉलेटाइल ही है, स्टैटिक यूज वहाँ पे होती है, तो ये कहाँ पे होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, पर है क्या बेसिकली वॉलेटाइल मेमोरी। द कंप्लीट सेट ऑफ कलर्स दैट डिस्प्ले और प्रिंट कैन प्रोड्यूस इज कॉल्ड एज, कि जो आपके सेट ऑफ कलर्स हैं वो हमें क्या देते हैं, रेंज नहीं, गैमेट नहीं, गटर नहीं, आंसर इज रेजोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेबल लेवल डेटाबेस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट होता है पर्टिकुलर कीज। प्राइमरी की इज द मेन की, फॉरेन की हम डिफरेंट टेबल्स में यूज करते हैं, 2 टेबल्स में, यूनिक की भी जो है डेटाबेस में यूज होती है। नॉट, नल इज नॉट अ पर्टिकुलर की। Who invented microprocessor? इसमें से माइक्रो प्रोसेसर 1972 में 4th जनरेशन में आया था। तो ये जोसेफ जैकवर्ड ने क्या किया था, आपका जैकवर्ड मशीन। हरमन होलियार्थ ने क्या किया था, आपका जो आपके पंच कार्ड्स होते हैं उनको किया था, तो वो नहीं है। इसका मतलब क्या है, टेड हॉफ या ई हॉफ ने किया था। स्पीड ऑफ द प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, स्पीड क्या, बिट्स तो उसकी कंप्यूटर लैंग्वेज पे होता है, बाइट्स नहीं, आंसर इज हर्ट्ज, तो आपका आएगा गीगा हर्ट्ज या फिर मेगा हर्ट्ज। द नंबर ऑफ फंक्शनल कीज इज 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, तो वो कौन सा है, माउस, और ये इनपुट डिवाइस है जो डुगलस एंड एंगर्ट ने किया था। जॉयस्टिक अलाउज द मूवमेंट, जॉयस्टिक क्या होती है, ये गेम्स के लिए यूज होती है, और ये जॉयस्टिक हम हमेशा किसके लिए यूज कर, कितना एंगल होता है, क्योंकि आपने देखी होगी जॉयस्टिक हर डायरेक्शन में, पूरी डायरेक्शन में घूमती है। जो गेम्स खेलते हैं उनको पता होगा कि आपने देखा होगा, जैसे आप बोल सकते हैं एक साइड पूरा ही घुमा देते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका 360 एंगल। फॉर साउंड रिकॉर्डिंग व्हाट इज नेसेसरी, अगर हमें साउंड रिकॉर्ड करनी है तो हमें क्या चाहिए, माइक्रोफोन। CRT, that is cathode ray tube, is a hollow tube, vacuum tube, long tube या round tube, तो cathode ray tube is vacuum tube. End-to-end connectivity provides from the host to host is, जो आपकी end-to-end connectivity होती है, देखिए नेटवर्क्स में आपके सोर्स एंड हेडर्स एंड डेस्टिनेशंस होते हैं, ये आपकी कौन सी लेयर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, या आपकी थर्ड लेयर्स है जो कि डाटा को पैकेट्स की फॉर्म में लेती है, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, रूटर, ठीक है। सेशन लेयर इज 5th लेयर सॉरी, डेटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर, ठीक है। डेटा लिंक लेयर इज द सेकंड लेयर जो एरर्स को चेक करती है, और हमें क्या चाहिए, फ्रेम्स, तो आंसर इज 4th लेयर जो है आपकी क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो आपके डेटा को सेगमेंट्स में लेती है और होस्ट टू होस्ट ये अप्लाई करती है। विच इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डाउनलोड, डाउनलोड का ऑपोजिट क्या होता है, अपग्रेड करना, एक्सेस करना या अपलोड करना। द वीकेस्ट लिंक इन एनी कंप्यूटर सिक्योरिटी, देखिए कोई भी सबसे वीकेस्ट लिंक क्या होता है, किसी भी चीज़ की सिक्योरिटी ट्रस्ट पे डिपेंड करती है। अगर ट्रस्ट कौन बनाता है, पीपल बनाते हैं, तो वीकेस्ट लिंक कौन सा होता है, लोग ही हैं जो एक दूसरे को वीक बनाते हैं, लोग ही होते हैं जो एक दूसरे को तोड़ने के काम आते हैं, ठीक है। कोई किसी की खुशी से खुश नहीं होता, या वीकेस्ट थ्रेट जो होता है ये सिक्योरिटी का क्या होते हैं, लोग ही होते हैं, हम लोग ही होते हैं, ठीक है। इन MS टेबल वर्ड टेबल कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग, अगर हमें MS टेबल बनाना है तो हम कहाँ से क्रिएट करेंगे, टेबल पे जाकर
स्पेल चेकर से, तो स्पेल चेकर हम F7 दबाएं और उसके बाद क्या हो जाएगा हमें स्पेल, तो आंसर इज टेबल। मूविंग अ पैराग्राफ इन MS वर्ड, लास्ट स्लाइड लास्ट सेक्शन, ठीक है। तो मूविंग अ पैराग्राफ इन MS वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कैन बी, अगर हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हम क्या करेंगे, पहले सिलेक्ट करेंगे Ctrl+A, फिर उसको कट करेंगे या कॉपी करेंगे और उसके बाद हम उसको पेस्ट कर देंगे। व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है? एक आपका कंप्यूटरिंग का नया पर्यावरण मित्र नहीं, ऑनलाइन फाइल सॉर्टिंग नहीं, इट्स द एप्पल्स लेटेस्ट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर आपका नन ऑफ दीज। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, फाइल्स को स्टोर करना, आंसर इज स्टोरिंग फाइल्स ऑनलाइन। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है जिस तरह से आप कंप्यूटर्स में फाइल्स को प्रॉपर्ली स्टोर कर सको। where are the documents that you place on Google Drive? Google Drive में हम कंप्यूटर्स कहाँ पे डालते हैं? क्लाउड, ऑन योर स्कूल नेटवर्क, ऑन अ फ्लैश ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में जब भी हम डालते हैं तो वो क्या बनती है गैलरी, क्लाउड। क्या बनती है आपकी, क्लाउड। तो ये था मेरा आज का सेशन। एक सेकेंड, ये था मेरा आज का सेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। अगर कोई शॉर्टकमिंग लगती है तो माफ़ी चाहूँगी, बट अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसे जैसे मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप बोर ना हुए हों। तो अगर बोर हुए हैं तब भी माफ़ी चाहूँगी, बट अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अभी जो है ये सेशन हो चुका है, उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी हिमाचल जीके की क्लास ले पाऊँ। 7 से 8 कोशिश पूरी करूँगी, बट हो सकता है वो 7 अगर 7 बजे नहीं लगी तो 7:30 लग जाएगी, बट लगेगी ज़रूर। ये कोशिश मेरी पूरी है, अगर नहीं होगा तो मैं नोटिफाई कर दूँगी। बट प्लीज़ 7 बजे की क्लास से ज़रूर जुड़ना। कोशिश 100% है मेरी कि मैं आपके साथ वो सेशन लेकर आऊँ, लेकिन उससे पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 7 से 8 वाला जो आपका सेशन होगा वो उसमें आज वो क्वेश्चंस को डील किया जाएगा जो पेपर्स में पूछे गए हैं, ताकि आपका वो मैराथन टाइप सेशन हो जाए और आपको मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो अभी रीसेंट पेपर्स हुए हैं हम उनसे भी डील करेंगे। आपका 7 से 8 का सेशन और आपका जो है ये सेशन, मैं अभी पक्का श्योर नहीं हूँ क्योंकि टाइम लगेगा उसको बनाने का और फिर उसको प्रेजेंट करना है। तो मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो 1 घंटे के अंदर प्लीज़ थंबनेल्स को चेक कर लेना आप, ठीक है। तो आप वेट जरूर करना, कोशिश पूरी रहेगी, पर मैं अभी तक ये नहीं कह सकती कि होगा। पर 7 से 8 का सेशन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि 7 से 8 का सेशन हो और उसमें क्या डाला जाए वो उससे टाइम, क्योंकि अभी थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम है। तो लेट्स पाइल्स अप द सेशन और आपका जो है नेक्स्ट सेशन की तैयारी करते हैं। तो लेकिन जाने से पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कल के लिए भी एक अगर आपको ऐसा सेशन पसंद आया तो कमेंट सेक्शन पे लिखिए, ताकि हम इससे और सेशंस लेकर आ सकें आपके आगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट, स्टे कोजी एंड स्टे हेल्दी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।